So, welcome back everyone. After this long break, we are back with the revision lectures of another chapter that is business valuation. अभी तक आप अगर स्टार्टिंग से चलते हुए आ रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने पुराने लेक्चर्स में ले लिया है वो कॉन्सेप्ट अब वापस रिपीट नहीं करेंगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू गो थ्रू ऑल द रिविजन लेक्चर्स इन सीक्वेंस ओनली. चलो ग्रेट. अब बिजनेस वैल्यूएशन में डिस्कशन करते हैं सर टोटल क्या क्या रहेगा, रिवीजन कैसी होने वाली है ताकि आप अपना टाइम अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सको. इस बिजनेस वैल्यूएशन में 19 क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और ये जो 19 क्वेश्चन है ये कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है. वो है ये आपको आगे दिख जाएगा ये वाला पीडीएफ. अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, इसके पहले के रिवीजन लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नोट्स का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स है जो हम कवर करने वाले हैं. अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका पहला है रेंज वैल्यूएशन निकालना. देखो बिजनेस वैल्यू का मतलब ही वही हो गया कि कंपनी की हम वैल्यूएशन करने वाले हैं, बस मेथड्स अलग अलग है. जैसे मार्केट प्राइस के बेसिस पे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बेसिस पे, अर्निंग्स को कैपिटलाइज करके, नेट असेट वैल्यू निकाल के, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, चॉप शॉप अप्रोच, फिर ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच है. इसके बाद में हम शुरू करेंगे सर एक एंटरप्राइज वैल्यू नाम का भी कॉन्सेप्ट, और उसके बाद इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सिलेबस में है. और उसके बाद सिलेबस ख़त्म इस चैप्टर का. ठीक है सर. अच्छा, एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट अलग से करवाने की ज़रूरत नहीं है. जब इकोनॉमिक वैल्यू एडिट करवाऊंगा तो वो समझा दूंगा. एंटरप्राइज वैल्यू हमारा ऑलरेडी सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में हो चुका है. एक ओवरव्यू दूंगा यहाँ पे, और जब जब जिस जिस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ हम क्वेश्चन में ही समझ लेंगे. ठीक है, ताकि हम टाइम भी बचाएं और कॉन्सेप्ट्स भी हमारे कवर हो जाए. आइए सर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट. मेरे साथ साथ आप रिवाइज करोगे, इतनी ही देर में आपका सब रिवाइज भी हो जाएगा. ये रहा क्वेश्चन नंबर 1. एबीसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ डीईएफ लिमिटेड. अच्छा, बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर्स एंड एक्विजिशन ये एक ही तरह से बोल सकते हो कि चैप्टर एक ही रहते तो भी ठीक रहता. सो मर्जर्स एंड एक्विजिशन का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन या प्री वर्जन है बिजनेस वैल्यूएशन. तो यहाँ पे जब आप पहली लाइन पढ़ रहे हो कि एबीसी लिमिटेड एक्वायर करना चाह रही है डीईएफ लिमिटेड को, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना. एबीसी लिमिटेड मान लो आपकी कंपनी है और आप एक्वायर करना चाह रहे हो ये मेरी कंपनी को, विच हैज़ 3.10 करोड़ शेयर्स इशूड एंड आउटस्टैंडिंग. मेरे कंपनी के 3 करोड़ 10 लाख शेयर्स है. अगर आपको मेरी कंपनी खरीदनी है तो ये सारे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे. मार्केट प्राइस उन सब शेयर्स की 440 है. यहाँ पे आपका पहला मेथड आ गया वैल्यूएशन का, दैट इज मार्केट प्राइस. ठीक है, कैसे निकालोगे? 3 करोड़ 10 लाख, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर. यहीं पे कर रहा हूँ, ध्यान देना सर. मार्केट प्राइस है 440 की, नंबर ऑफ शेयर है 3.1. आपका फाइनल आंसर आ गया 1364 करोड़. ठीक है, ये पहला मॉडल हो गया. इसके बाद एबीसी लिमिटेड कौन है? वापस देखो, एबीसी लिमिटेड यानी कि आपको कहा जाएगा एक्वायरर, या आप बोलो परचेसर. ठीक है ना, मैं हो गया एक्वायरी या वेंडर, बेचने वाला, या बोलो टारगेट कंपनी. टारगेट वर्ड काफ़ी यूज़ होगा. एक्वायरर का एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपका 12% का. कैश इनफ्लोज ऑफ डीईएफ लिमिटेड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स आर एज अंडर. मेरी कंपनी एक्वायर करने के बाद अगले 3 सालों में आप ये कैश फ्लोज अचीव करोगे. ठीक है, कैश फ्लोज दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया, तो एक और मेथड जो आती है वो है सर आपकी डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, जिसमें आप फ्यूचर में मिलने वाले सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो. अगर आप फ्यूचर में, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि फ्यूचर में जितनी भी कैश फ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो और वो आ रही है 10 रुपये. इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि इस कंपनी को एक्वायर करके 10 रुपये से ज़्यादा आप कमाने वाले तो नहीं हो प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में. तो उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए 10 रुपये से ज़्यादा दोगे भी क्यों? तो वो ऑटोमेटिकली जो इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है वो बन जाती है आपकी कंपनी की वैल्यू. आगे, you are required to calculate the range of valuation, upper limit, lower limit, कि कम से कम वैल्यू कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, ऑफ एबीसी लिमिटेड.
एक मेथड आपको मार्केट प्राइस दिख ही गया था, दूसरा मेथड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। आपने सेम ऐसा ही टेबल बनाना है, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रखो 12% से, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू रखो और टोटल कर लो, ये एक वैल्यू आ जाएगी। ये देखो, ये तो आ गई मार्केट प्राइस के बेसिस पे, ठीक है। इन्होंने डिस्काउंटेड कैश फ्लो में सीधा टेबल में लिख दिया ऐसे ही, हर एक को 12%, दूसरे साल के कैश फ्लो को दूसरे साल का फैक्टर 12% का, तीसरे साल के कैश फ्लो को तीसरे साल का, तो ये दूसरी आ गई, ठीक है। तो अब आप देखो आपका टोटल रेंज जो आ रहा है वो ये आ रहा है, इसमें लोअर लिमिट ये हो गई और अपर लिमिट ये हो गई, ये टोटल वैल्यू हो गई। अगर आपको पर शेयर निकालना है तो सिंपल सी बात है सर, एक तो 440 दी है, इसको भी 3.1 करोड़ से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगी। तो ये लोअर लिमिट पर शेयर, ये अपर लिमिट पर शेयर। नीचे क्वेश्चन में क्लियरली उन्होंने रेंज आपको स्पेसिफाई कर दी, पर शेयर चाहिए तो पर शेयर ले लो, टोटल चाहिए तो टोटल ले लो। ये है कंपनी की वैल्यू जिसे आप एक्वायर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने दो मेथड पढ़ा सर, मार्केट प्राइस और डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच। आगे बढ़े, ईजी था। क्वेश्चन नंबर 2, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाएंगे। एक्सेलेंट लिमिटेड ने रिपोर्ट किया एक प्रॉफिट ऑफ 154 लैक्स आफ्टर 30% टैक्स। अगर 30% टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट ये है तो पहले का क्या होगा सर, 154 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 70%, तो वो आएगा 220 लैक्स का, 1920 का। और एक एनालिसिस किया गया ऑफ द अकाउंट्स रिवील्ड दैट देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस ऑफ 20 लैक्स एंड इनकम इंक्लूडेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ 16 लैक्स। The existing operations except for the extraordinary items are expected to continue in the future. जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई कंपनी एक्वायर करना चाहते हो और उस कंपनी के इस साल के प्रॉफिट में 19-20 के कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इंक्लूड किए गए हैं एक्सपेंस और इनकम के नेचर से। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दो। यानी कि मान लो फिक्स्ड असेट्स आपने बेच दिए, हर साल फिक्स्ड असेट बेचने का तो धंधा नहीं है आपका, आपने फिक्स्ड असेट्स खरीदे ताकि आप उसे यूज़ कर सको। तो किसी साल फिक्स्ड असेट्स पुराने हो गए और आपने बेच दिए, तो उससे अगर कोई इनकम हुई है 16 लाख की, क्या वो अगले साल भी होगी? नहीं होगी सर, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस ले लो, आप पे कोई केस हो गया आपकी कोई कंपनी पे और आपको कोई लीगल डैमेजेस पे करने पड़े, तो क्या हर साल आपको वो खर्चा होगा? नहीं सर। इसीलिए जनरली माना जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भले ही क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम हटा देते और बचे हुए प्रॉफिट को ही मानते कि ये प्रॉफिट है बचा हुआ जो आने वाले सालों में कंटिन्यू होगा, ठीक है सर। अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 220 में से इनकम में से मैंने 16 लाख की इनकम माइनस कर देना चाहिए और एक्सपेंस वापस ऐड बैक कर देना चाहिए। जो पहले खर्चा माइनस करा था, इनकम ऐड करी थी, उसको रिवर्स कर दूंगा, खर्चा ऐड कर दूंगा, इनकम माइनस कर दूंगा, तो मुझे जो आगे कंटिन्यू होने वाला प्रॉफिट है वो पता चलेगा। अब वो आ रहा है 224। आगे कोई इंफॉर्मेशन होगी तो चेंज ज़रूर करेंगे, ठीक है। Are expected to continue in the future. In addition, the results of the launch of the new product are expected to be as follows. इतना सब कुछ तो एग्जिस्टिंग है सर, ये 224 लाख का। इनके अलावा हम एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिससे भी हर साल हमारी इनकम बढ़ जाएगी। कितनी सर? सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट माइनस लेबर कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, कितना? दैट्स 56 लैक्स। इतना आपका और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब 224 तो था, 56 में और बढ़ा देता हूँ तो ये हो गया सर 280। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो दिस कैन बी द फाइनल प्रॉफिट जो हर साल मुझे होगा। इसे हम बोल सकते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। और कुछ है क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस गिवन दैट द कैपिटलाइजेशन रेट इज 14%। बाकी का बाद में। 280 आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, ये रहा, ठीक है। हमने 220 निकाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो पहले ऐड करी थी लेस कर दी, खर्चा जो माइनस करा था ऐड बैक कर दिया, तो हमारा आंसर यहाँ तक आ गया 224। ये 224 लाख एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है आपका। नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, उससे भी कुछ प्रॉफिट होने वाला है 56 लाख का, वो भी ऐड कर दिया, 280 लाख आ गया आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से आप टैक्स माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ गया। अब देखो ये जो 196 आया है, ठीक है,
1 2 3 4, 196 मैं मान के चलूँगा हर साल होगा, और मुझे कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है क्वेश्चन में, यानी कि मैं मान के चलूँगा ये परपेचुअल होगा। वैल्यू ऑफ परपेचुटी कैसे निकालते हो सर? परपेचुअल कैश फ्लोज जो भी होगी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसे कैपिटलाइजेशन का रेट कहेंगे। अब हर साल होने वाली कैश फ्लोज है हमारी 196 की, जिसे मैं कैपिटलाइज करूँगा मेरे कैपिटलाइजेशन रेट से, जो कि है 14%। 14% क्या है सर? कैपिटलाइजेशन मतलब मुझे हर साल इतना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्टेड है, यानी कि 196 विल बी द रिजल्ट ऑफ 14% रिटर्न। तो मेरा वैल्यू कितना आ जाना चाहिए कंपनी का? जैसे ही आप ये करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1400 लैक्स। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ये भी समझो कि आज ये कंपनी कोई 1400 लैक्स में खरीद के ले जाए मुझसे, उसे हर साल 14% का प्रॉफिट होगा, जो कि होगा 196 लैक्स, जिसे चलता ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मान लो मैं आता हूँ, आपकी ये कंपनी है, मैं आता हूँ आपके पास में, मेरी अगर रिक्वायरमेंट ही 12%, 13%, 11% की है, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये चीज़ मेरे को 14% का रिटर्न दे रहा है। 1400 पे खरीद के 14% का रिटर्न मेरे को मिलेगा। मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर 14 से ज़्यादा है तो मैं ये बिजनेस 1400 में नहीं खरीदूंगा इतने लैक्स में। ये मेरे लिए फिर ओवर वैल्यूड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी रिक्वायरमेंट, ध्यान देना, 16% रही तो मैं इसको 16 से डिवाइड करूंगा। जितने ज़्यादा रेट से डिस्काउंट करोगे उतनी वैल्यू कम आएगी। 1225, यानी मेरे हिसाब से इस कंपनी की वैल्यू 1225 लाख होनी चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए 16% रिटर्न। 1225 लाख में खरीदूंगा तभी तो 196 मिलेंगे, तो वो 16% रिटर्न कहलाएगा। समझ में आया आपको इतना? इसको बोलते हैं, हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मार्केट प्राइस का अप्रोच देखा कंपनी की वैल्यू निकालने का। दूसरे क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो देखा। तीसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड। अर्निंग्स को हम क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। तो हम उसे बोलेंगे ECM। ठीक है, आगे से ये हम कैरी करेंगे सर अगले क्वेश्चन में भी। अच्छा, एक तो पार्ट बाकी है ना इस क्वेश्चन का, देखो। डिटरमाइन करो द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। ठीक है, कर लेंगे सर। विथ एक्सलेंट लिमिटेड शेयर कैपिटल बीइंग कंप्राइज्ड ऑफ 2 लाख एट 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच and 100 lakhs equity shares of rupees 10 each and the PE ratio being 12 times। PE ratio 12 दे दिया, क्या निकालने बोला? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस शेयर की कैसे निकालते हो? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू PE रेशियो इंटू EPS, है ना, अर्निंग पर शेयर जो इक्विटी का है। EPS कैसे निकालोगे सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी आ जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करना, ये है, तो आपका कहानी आ जाएगा। ठीक है ना, आपका EPS आ जाएगा। अब करना क्या है, आप लो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 196 का, इसमें से डिविडेंड पे कर दो। 13% है ना, 100 रुपये पे, यानी 13 रुपये इंटू 2 लाख के डिविडेंड, यानी कि टोटल हो गया 26 लाख। ये माइनस कर दो, बचा कितना सर? 170 लैक्स। ये हो गया प्रॉफिट फॉर इक्विटी। आ जाओ, आपने लिया 196 का टोटल प्रॉफिट, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करा, तो अब जो आपके लिए अर्निंग्स आई है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, वो आया है इक्विटी वालों के लिए। अब इस इक्विटी 170 लाख को पूरा 100 लाख से डिवाइड कर दो, ये है नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपका EPS आ गया 1 रुपये 70 पैसे, PE रेशियो दिया था 12, तो मार्केट प्राइस आ गई 20 रुपये 40 पैसे। अब अगर आपको वापस वैल्यू निकालने बोले कंपनी की, तो आप इस चीज़ को 100 लाख को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्ट आप EPS को भी PE रेशियो से मल्टीप्लाई कर सकते थे टोटल प्रॉफिट को, तो भी आपका आंसर आता। सो मार्केट वैल्यू यहाँ पे निकालने के 2 तरीके, मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर कर देते, या अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस जो इक्विटी के लिए था इनटू PE रेशियो कर देते। ठीक है, आंसर सेम ही आता। एक ये भी तरीका समझ में आया आपको, कोई डिफिकल्ट नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 आगे देखो।
एच लिमिटेड एग्रीज टू बाय ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। तो एच लिमिटेड को क्या कहेंगे सर? एक्वायरर कहोगे, परचेसर कहोगे। बी लिमिटेड को टारगेट बोल सकते हो, वेंडर बोल सकते हो, एक्वायरी बोल सकते हो। इफेक्टिव 1 अप्रैल 2012। अब समराइज्ड बैलेंस शीट एच और बी दोनों की दी हुई है आपको। पेड अप शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 350 करोड़। ऊपर देखो करोड़ लिखा हुआ है। अगर आप 350 को 100 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 3.5 करोड़, और यहाँ पे आ जाएगा 0.65, 6.5 डिवाइडेड बाय 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए दोनों के। ठीक है, रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है, टोटल आ गया असेट्स। ठीक है, आगे नेट फिक्स्ड असेट्स है आपको दोनों के, नेट करंट असेट्स भी है और डेफर्ड टैक्स असेट्स भी है, टोटल भी है। ठीक है, बढ़िया। अब एच लिमिटेड प्रपोज करता है कि वो बी लिमिटेड को खरीद लेगा, और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है कि किस तरीके से। वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ऑफ एच एंड बी लिमिटेड फॉर द लास्ट 4 years आर 300 करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, पिछले 4 सालों के उन्होंने एवरेज निकाल के दिया है, पोस्ट टैक्स है। ठीक है, 300 और 10 करोड़ का। बोथ द कंपनीज एनविसेजेस अ कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 8%। ठीक है, कैपिटलाइजेशन रेट दोनों के लिए सेम है। एच लिमिटेड की, यानी कि जो खरीदने वाला है, उसकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है 300 करोड़ की, जो ऊपर नहीं लिखी गई है, आप अलग से उसको कंसिडर करो, माइनस करो, क्योंकि लाइबिलिटी है। एच लिमिटेड टू इशू, एच लिमिटेड दूसरी कंपनी बी लिमिटेड को इशू करेगा 100 रुपीज़ के शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज रेशो एज अराइव्ड ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। फेयर वैल्यू बेसिस पे हमारा कुछ एक्सचेंज रेशो निकल के आएगा कि भैया हमने उनके हर शेयर के बदले हमारे कितने शेयर देने चाहिए, और वो हर शेयर जो हम हमारा देंगे वो 100 रुपीज़ का होगा। प्लीज़ कंसिडर वेट्स ऑफ 1 and 3 फॉर द वैल्यू ऑफ शेयर्स अराइव्ड ऑन नेट असेट वैल्यू बेसिस एंड अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जो नेट असेट के बेसिस पे आएगा उसको वेट 1 देना है, अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन वाले मेथड को वेट 3 देना है रिस्पेक्टिवली। अब आपको निकालने बोला है, सबसे पहले तो दोनों कंपनी की वैल्यू निकालो, नेट असेट वैल्यू से और अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन से। पहले हम ये दो निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करो सर, दिक्कत कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेट असेट्स निकालो एच लिमिटेड के। अगर आप नोटिस करोगे तो लाइबिलिटीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं है, करंट लाइबिलिटीज़। ये तो आपकी कैपिटल का पार्ट है, ये भी कैपिटल का पार्ट है, ये भी कैपिटल का पार्ट है, यहाँ पे टोटल खत्म। करंट लाइबिलिटीज़ कुछ यहाँ पे है ही नहीं माइनस करने के लिए, तो जो आपका असेट का साइड है वही आपका फाइनल बन जाता है नेट असेट्स। पर कंटिंजेंट लाइबिलिटी नाम की एक और चीज़ है जो इसमें से माइनस होनी चाहिए, बस 300 का। तो अब इसकी नेट असेट से 1000 की, इसकी है 31.50 की। ठीक है, मानते हो? नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। जैसे ही नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो ये तो है सर नेट असेट्स, पर आपको पर शेयर नेट असेट मिल जाएगी 3.5 और 0.65, ये करोड़ हमने नंबर ऑफ शेयर पिछले पेज पे निकाले थे। डिवाइड कर दो, यू विल गेट द नेट असेट वैल्यू पर शेयर ऑफ ईच कंपनी। 1300 में से 300 गए कंटिंजेंट लाइबिलिटी, डिवाइडेड बाय ये करा तो पर शेयर निकल के आ गया एच का, इस केस में पर शेयर निकल के आ गया बी का। हो गई कहानी ख़त्म, बहुत आसान था। दोनों का नेट असेट के बेसिस पे पर शेयर प्राइस निकालना। अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटी होती, ध्यान देना सर, तो लाइबिलिटीज़ भी माइनस करते, करंट लाइबिलिटीज़, हाँ ये वाली तो कैपिटल की है, तो वो भी माइनस करते, पर है नहीं तो हमने नहीं माइनस करी। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा मेथड बचा वो है सर अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन का, जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिया हुआ है 300 और 10। देखो ये रहा आपका, सीधा सीधा उठाओ 300 और 10। 300 करोड़ को 0.08 से, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था अर्निंग्स को कैपिटलाइज करा था, वैसे यहाँ पे भी कैपिटलाइज करो तो न्यूमरेटर का पूरा पार्ट आएगा आपका 3750 करोड़। ये हो गई पूरी एच लिमिटेड के कंपनी की वैल्यू। डिवाइडेड बाय 3.5 करोगे तो पर शेयर आपको पता चलेगा कितनी वैल्यू आ रही है एच लिमिटेड की। वैसे ही यहाँ पे करो, 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 0.08 तो वो आता है 125 करोड़, डिवाइडेड बाय 0.65 के नंबर ऑफ शेयर्स है, वो करोगे तो आपको पता चल जाएगा पर शेयर अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या प्राइस आई। ठीक है सर, दोनों मेथड से दोनों कंपनी की हमने पर शेयर प्राइसेस निकाल ली। आगे ठीक है,
क्वेश्चन में कहाँ लिखा है सर कि पर शेयर निकालना है? वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ बोथ एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। वैल्यू ऑफ एच और बी नहीं बोला उन्होंने, वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ एच और बी बोला, तो हमने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करा। अब एक्सचेंज रेशियो निकालना है, बहुत सिंपल है सर। एक्सचेंज रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ एच टू बी इशूड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बी ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अजम्पशंस दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द पॉइंट 4 अबव। ये वाला पॉइंट 4 भी नहीं, अच्छा 4 होना चाहिए वैसे तो, 1 2 3 और 4। इसमें क्या लिखा था, उन्होंने बोला कि देखो वेट कंसिडर करो 1 का और 3 का, नेट असेट को और अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन को। तो हम क्या करेंगे, नेट असेट्स में इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे और एवरेज कर देंगे सर। कैसे, देखो सबसे पहले मैं एच का निकालता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। नेट असेट वैल्यू से जो वैल्यू आई उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड से जो वैल्यू आई उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, आपकी एक प्राइस आ जाएगी, वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ एच लिमिटेड। वो कैसा आती है, 285.71, यहाँ पे करा होगा ना, ये रहा, NAV इंटू 1 प्लस अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड इंटू 3, 3 और 1 4 होते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 4 करा। आप बोलोगे 4 कहाँ से आया, 3 और 1 मिला के 4, टोटल वेट हमने 4 दिए थे तो 4 से डिवाइड करा, इसे कहते हैं वेटेड एवरेज। यही आप वैल्यू एच लिमिटेड के लोगे, यही बी लिमिटेड के लोगे, तो दोनों की आ गई। यह है सर फेयर वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करा कि सर बहुत सिंपल है, उनके हर एक शेयर की वैल्यू 156.3475, हमारे हर एक शेयर की वैल्यू 875 आ गई। अब शेयर एक्सचेंज कैसे होते हैं, सिंपल है, ध्यान दो। अगर आपके कंपनी के शेयर की प्राइस 10 रुपये है और मेरे कंपनी के शेयर की प्राइस 5 रुपये है, दोनों के एक एक शेयर है, तो क्या आप अपनी कंपनी में एक शेयर दोगे मुझे? नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू 10 रुपये। आपने मुझे कितना देना है सर, मेरी कंपनी खरीदने के लिए 5 रुपये देना है, और 5 रुपये जितनी आपके कंपनी के शेयर कितने हैं, 0.5। आधा शेयर लोगे तो बराबर 5 रुपये आता है ना, जो कि मेरे वैल्यू से मैच करता है। वो निकलता कैसे हैं सर, टारगेट कंपनी का जो शेयर होता है डिवाइडेड बाय द एक्वायरर, 5 डिवाइडेड बाय 10। अगर आपका बेसिस पॉजिटिव है तो टारगेट बाय एक्वायरर करते हो, अगर बेसिस निगेटिव है तो एक्वायरर बाय टारगेट करते हो। ये अगले चैप्टर में आप देखोगे। फिलहाल के लिए टारगेट बाय एक्वायरर 90% टाइम आपको यही दिखेगा। 1 या 2 जगह पे है जहां पे बेसिस निगेटिव आता है, तो वहां पे हम उल्टा करते हैं, यानी कि लॉस। देखो, एक्वायरर और टारगेट, लॉस आपका 10 है, मेरा 5 ही है, तो अच्छी बात है ना, मेरा तो अच्छी सिचुएशन में है, तो 5/10 नहीं, अब 10/5 होगा सर। 2 शेयर दो आपके कंपनी के, ऐसा, ठीक है। सो अभी हम टारगेट बाय एक्वायरर करेंगे 5/10, तो हमारे केस में टारगेट कौन है सर, ये, और एक्वायरर है ये। तो आप फॉर्मूले में डालोगे एक्सचेंज रेशियो के 156.3475 डिवाइडेड बाय 875, तो आपका निकल के आएगा 0.1787। मेरे हर एक शेयर के बदले आप अपने कंपनी में इतना शेयर दोगे, ये रहा। अब प्रैक्टिकली तो फ्रैक्शनल शेयर्स इशू नहीं करे जा सकते, है ना, तो आप उसको राउंड ऑफ कर दोगे कहीं तो आगे जाके। ये तो सिर्फ बताने के लिए है कि 0.1787 शेयर देंगे। सो ध्यान देना, एच लिमिटेड, ये कैसा रिप्रेजेंट करोगे, एच लिमिटेड अपनी कंपनी का इतना शेयर देगा बी लिमिटेड के हर एक शेयर के बदले। यानी मेरे पास अगर 10 शेयर है बी लिमिटेड के, तो मुझे कितना मिलेगा सर, 10 इंटू 0.17, 1.787 शेयर, खत्म आपकी कंपनी में, मेरी कंपनी एक्वायर होने के बाद। ठीक है सर, आपने इस वाले क्वेश्चन में और क्या सीखा, वापस से रिपीट करता हूँ। मार्केट प्राइस की मेथड देखी आपने सबसे पहले, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड देखा है ना, DCF, अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड देखा, और अभी अभी आपने नेट असेट वैल्यू मेथड भी देखा। नेट असेट वैल्यू मतलब नेट असेट ले लो, चलो ठीक है,
या 4 मेथड्स आप देख चुके हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा सा ध्यान देना आप, इंटरेस्टिंग है काफ़ी क्वेश्चन। ICL इज प्रपोजिंग टू टेक ओवर SVL। कौन एक्वायरर है? ये ICL एक्वायरर है, ये है टारगेट, ठीक है, विथ एन ऑब्जेक्टिव टू डाइवर्सिफाई। अब ICL का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज ग्रोन एट 18% पर एनम, और SVL का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ग्रो हुआ है 15% पर एनम, ठीक है। देखो अब आगे, तो बोथ द कंपनीज पे करती है डिविडेंड रेगुलरली। अब सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर का इसमें इस्तेमाल होगा सर, ध्यान देना। समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर एज फॉलोज। नेट सेल्स के बाद कॉस्ट वॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये है इंटरेस्ट, प्रोविजन करा टैक्स का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड कितना बांटा दिख रहा है। फिक्स्ड असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, तीनों का टोटल ये हो गया फिक्स्ड असेट्स, ये है करंट असेट्स। उसमें से लाइबिलिटीज हम माइनस करेंगे, क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन जो टैक्स के लिए करा वो, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डिविडेंड भी है यहाँ पे लाइबिलिटी में। नेट असेट्स आ गए आपके। पेड अप शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 10 रुपये पर शेयर का, तो यहाँ से आप नंबर निकाल सकते हो। 250 को 10 से डिवाइड करोगे तो 25, क्या है ये, करोड़ है, लाख से कहीं कुछ दिया क्यों नहीं है, करोड़ में, ठीक है, 25 करोड़, और ये आ जाएगा 12.5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स। रिजर्व सरप्लस, बोरोविंग, इतना पार्ट इक्विटी का हो गया ये वाला, बोरोविंग, और ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, इन तीनों के टोटल हो गए। मार्केट प्राइस हर शेयर का दिया हुआ है 52 और 75। ICL की जो लैंड एंड बिल्डिंग है, ICL यानी कि एक्वायरर, आर स्टेटेड एट द करंट प्राइसेस, ठीक है। SVL की करंट प्राइसेस मतलब एग्जिस्टिंग, आज जो मार्केट में लैंड एंड बिल्डिंग बिकेगी, करंट मार्केट वैल्यू है, तो कोई डर नहीं, अच्छी बात है, करंट प्राइस पे ही होना चाहिए था। पर SVL की जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो रीवैल्यू की गई थी 3 साल पहले, यानी जो लैंड एंड बिल्डिंग आपको SVL की दिख रही है बैलेंस शीट में वो पुरानी है सर, नई पे लेके आओ। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ 30% पर ईयर इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो आप कैसे करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग देखो है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है 190, इसको 1.30 टू द पावर 3 कर दो, पर ईयर हुआ ना, तो वो करंट वैल्यू हो गई 417.43। अब 190 माइनस करके 417 ऐड करना है सर करंट वैल्यू, ठीक है। देखो हमें अकाउंटिंग से ज़्यादा कोई लेन देन नहीं होता फाइनेंस में। आप बोलोगे सर अगर ये ऐसा करेंगे तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, मत करने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमें कौन सा बैलेंस शीट बनाना है, हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना, वैल्यूएशन करना है फाइनेंस में हम, ठीक है। ओके, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन 30% ले लिया। अब SVL की ग्रोथ जो है वो बोल रहे हैं कि पहले भले ही 15% से हो रही थी पर अब 18% से होगी अगर मर्जर हो गया तो। ICL का जो मैनेजमेंट है यानी एक्वायरर, वो चाहता है, wants to determine the premium on the shares over the current market price which can be paid on the acquisition of SVL। SVL की करंट मार्केट प्राइस देखो 75 की है, इससे ज़्यादा कितने रुपए आप दे सकते हो उस कंपनी का हर शेयर एक्वायर करने के लिए। 2-3 मेथड है। सबसे पहले नेट असेट वैल्यू मेथड लगाओगे तो नेट असेट्स निकालो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करो, आपको प्राइस मिल जाएगी, और 75 में से माइनस कर दो। दूसरा इन्होंने डिविडेंड भी बताया यहाँ पे, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन या डिविडेंड ग्रोइंग मेथड, यानी आप अपना गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल लगाते हो तो भी आपको पर शेयर प्राइस मिलेगी, ठीक है। आगे, यूजिंग net worth adjusted for the current value of land and building plus the estimated average profit after tax for the next 5 years। इन्होंने बोला नेट वर्थ निकालो। अब नेट वर्थ कैसे निकालोगे, जो भी नेट असेट्स है उसमें आप अगले 5 सालों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है सर। तो सबसे पहले इस पे जाते हैं। दूसरा मेथड डिविडेंड ग्रोथ फॉर्मूला का है। तीसरा
हाँ, तो ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। 1, 2 और 3। हाँ जी सर, तो हम SVL की टोटल असेट्स जो है वो उठा लेते हैं। नेट असेट्स कितना आएगा? 890। क्या मैं इस फिगर को ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। कोई लेने में दिक्कत है क्या आपको? नहीं है। 890 में लेकिन एक चीज़ करो, 190 माइनस कर दो और 417.43 ऐड करो। क्वेश्चन भी बहुत क्लियरली बोल रहा था कि आपको एडजस्ट करना है लैंड एंड बिल्डिंग और एस्टिमेटेड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट। तो देखो, अब हमने क्या डिसाइड करा, यहाँ पे हम ले लेंगे 890 का आपका नेट असेट्स। पर और कुछ है क्या? हमें इक्विटी खरीदनी है ना इस कंपनी की। यहाँ पे कंपनी में बोरोविंग भी है, तो 890 में से आप अरे कहाँ आ गए? 890 में से 105 भी माइनस करेंगे तो आपका नेट असेट्स आ जाएगा 890 105। ये तो हो गया बेसिक। इसमें 190 आप करंट फिक्स्ड असेट्स माइनस कर दो और उसकी रियल वैल्यू लो 417। तो हम उसको 190 भी माइनस कर देंगे और 417.43। अब टोटल लगाओ, 890 माइनस 105 के बोरोविंग्स माइनस 190 प्लस 417.43, सो वो आता है 1012.43। ये हो गया सर नेट असेट्स। पर सिर्फ इतनी टोटल नहीं लेनी सर, ये देखो 1012.43। मैं यहाँ पे आंसर समझा देता हूँ। इन्होंने क्या करा है, पहले पूरा फिक्स्ड असेट्स लिया, ये रहा, फिर इन्होंने यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ ली और 105 यहाँ लिया टोटल। तो 890 माइनस 105 भी करते तो वो 785 ही आता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? उसके बाद इन्होंने क्या करा, 190 ये जो था फिक्स्ड असेट्स पुराना वाला माइनस कर दिया और नया वाला ऐड कर दिया, तो उससे आंसर आ गया 1012.43। यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला था भैया प्रॉफिट भी ऐड करना है अगले 5 सालों का। तो उस कंपनी का, जिस कंपनी को हम खरीदना चाहते हैं, वो कंपनी का प्रॉफिट देखोगे ना, बाकी देख के क्या करना है हमें किसी को पैसा देना है तो वो है SVL, क्योंकि उनकी कंपनी हम खरीद रहे हैं। तो उनका प्रॉफिट देखो सर, ये रहा। जनरली कुछ नहीं बोला तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे 250 का, ये हर साल होता है। और ये कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज़ ग्रोन एट 18%। ये तो था सर ICL का, और SVL का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो करेगा 15% से। तो ये कैसे निकलेगा सर? आप जैसे ही 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले साल का प्रॉफिट आएगा, है ना। आपको तो 4 साल का और करना है, यानी कि आपको पता है क्या करना है, 1.15 फिर 1.15 टू द पावर 2, ये दूसरे साल का आएगा, 1.15 टू द पावर 3, 1.15 टू द पावर 4, 1.15 टू द पावर 5। ये सारे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आपको ऐड करने हैं और फिर इस एन्युटी से मल्टीप्लाई करना है। या तो आप 250 रख दो, सबके पहले में मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यूज़ आ रही है फिर उसकी टोटल लगा लो। ये तो हो गया सर एक लंबा तरीका, 250 250 250 5 बार लिखा, फिर उनके फ्यूचर वैल्यू फैक्टर लिखे और उन सबको टोटल करा 5 साल का प्रॉफिट ऐड करने के लिए, क्योंकि वो तो ग्रो कर रहे हैं, राइट। पर आप अगर कैलकुलेटर पे करोगे तो आप ये पूरे फैक्टर्स जो है, इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। जैसे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालते हैं, वैसे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर है। तो उसको कैसे निकालोगे सर? देखो क्लियर है, एक तरीका छोटा सा मैं समझा देता हूँ कैलकुलेटर पे, ये देखो, ठीक है। हाँ, करना कुछ भी नहीं है, मेमोरी में ऐड करते जाएंगे और क्या। 1.15 दिख रहा है, मैंने ये पहले साल का हो गया, जैसे ही लिखा मैंने कर दिया मेमोरी में ऐड, ये रहा, कर दिया। अब इनटू इक्वल टू, ये दूसरे साल का आया मेमोरी में ऐड, इक्वल टू तीसरे साल का आया मेमोरी में ऐड, चौथे साल का इक्वल टू मेमोरी में ऐड, 5वें साल का इक्वल टू मेमोरी में ऐड, और कर दो टोटल। देख लो कितना आ रहा है, 7 पॉइंट, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो 7.7537। देख रहे हो, ये 5 साल का आ जाएगा आपका। इसके साथ क्या करा था सर आपने, 1.15 को सबसे पहले तो मेमोरी में प्लस कर लिया, 1 साल का ऐड हो गया, फिर आपने इनटू इक्वल टू दबाया दूसरे साल का तो M+ आ गया,
ये तीसरे साल का एम प्लस, चौथे साल का एम प्लस, पाँचवें साल का एम प्लस कर लिया, आपका पाँचों साल का MRC दबा दो, उसके बाद आपका आ जाएगा। ये हटा देता हूँ अब, ठीक है, आ गया। तो अब देखो, करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आपने 5 साल का निकाल लिया, 1938 आया वो पाँचों साल का। लेकिन क्वेश्चन बोलता है, अब यहाँ थोड़ा आप डिबेटेबल वे में बात कर सकते हो, क्वेश्चन बोलता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर्स और फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स में फ़र्क है। अगर वो बोले ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर्स तो फिर ज़्यादा ठीक होता कि पाँचों साल का निकाल के उसको 5 से डिवाइड कर दे, पर उन्होंने बोला फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। बट ठीक है, इंस्टीट्यूट ने उसको ऑफ द 5 ईयर लिया। ये देखो, पाँचों साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5, तो एक साल का निकल गया। एवरेज प्रॉफिट फॉर 1 ईयर ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो ये आ गया 387.69। अब ध्यान दो, ये 387.69 एक साल का प्रॉफिट है, अगले पाँचों का एवरेज निकाला तो, और ये है नेट असेट वैल्यू 1012। अब आपने इसको टोटल कर लिया तो ये आ गई कंपनी की वैल्यू। यहीं से आप क्लियर क्या कर सकते हो, ये हो गई कंपनी की वैल्यू 1400, ठीक है। अब आप इसको या तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके पर शेयर निकाल लो, पर इंस्टीट्यूट ने क्या करा वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। इन्होंने मार्केट वैल्यू निकाल ली पूरे कंपनी की, 75 का एक शेयर है, टोटल नंबर ऑफ शेयर 12.5 है, तो 937 आ गई। यानी कि आप 1400 रुपये देने के लिए रेडी हो जिस कंपनी की वैल्यू 937.50 है। कितना ज़्यादा देने के लिए रेडी हो? 462.62। नाउ दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट विल बी योर प्रीमियम 49.35%। ये टोटल के बेसिस पे निकाला, आप पर शेयर के भी बेसिस पे निकाल सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख दूंगा 12.5, तो मेरी पर शेयर नेट असेट वैल्यू आ जाएगी 112.01। अब 75 का मार्केट प्राइस है और मैं 112.01 देने रेडी हूँ, यानी कि मैं 37.01 देने रेडी हूँ। अब मैं निकाल लूँगा इसका परसेंटेज, वो आता है 49.35। मैं इतना प्रीमियम देने के लिए रेडी हूँ, ये हो गया मतलब। आएगा समझ में क्वेश्चन आपको? ये था नेट असेट वैल्यू के बेसिस पे जो हम दे सकते हैं सामने वाली कंपनी को। अब दूसरा ऑप्शन है आपका डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड किसका? जिस कंपनी को खरीदना है बस उसी को कंसिडर करो ना, अपने को कंसिडर करके क्या मतलब है। उन्होंने कितना डिविडेंड बांटा सर? उन्होंने बांटा डिविडेंड 125 करोड़ का, डिवाइडेड बाय 12.5 करो तो 10 रुपये पर शेयर आएगा। डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर। जो ग्रोथ रेट है एग्जिस्टिंग वाली, वो आ गई सर 15% की। एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आपका ग्रोथ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला निकालो। सबसे पहले तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अब इस फॉर्मूले को इस तरीके से फ्रेम करो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आए, वो आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। D1 अभी तो आपका करंट प्रॉफिट, आगे का निकालना है तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट आपकी आ गई, हाँ। D1 कितना है? 10 रुपये का, D0 है पास्ट डिविडेंड, इंटू 1.15 करंट ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय 75 मार्केट प्राइस प्लस 0.15। इससे आ जाएगा एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है। $30.33, देखने दो कितना आया। ये रहा 30.33 आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पर मर्ज करने के बाद आप डिविडेंड की ग्रोथ को 18% से बढ़ाओगे, तो अब मार्केट प्राइस ऑब्वियस सी बात है बदल जाएगी, 75 थोड़ी रहेगी फिर। तो हम वापस से निकाल लेते हैं। अब हमारा फॉर्मूला रखेंगे कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, यानी कि 10 रुपये में अब 18% से ग्रोथ होगी। 15 तो पुरानी थी जिससे पुराना कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.3033 माइनस 0.18, ये हो गया 11.8
0.1233 95.70 आ गया कि अब नई मार्केट प्राइस किस वजह से आई है आप नोटिस करना, प्योरली ग्रोथ की वजह से, कि आप अगर कंपनी को एक्वायर कर लोगे तो आप उसको 18% से ग्रो कर पाओगे और तब 95 रुपीज़ तक पहुंच जाएगी। तो 95 रुपीज़ आप देने के लिए रेडी हो, 95 रुपीज़ 70 पैसा। किस पे सर? 75 रुपये पे। तो जो भी डिफरेंस आया इन दोनों का, दैट इज द प्रीमियम दैट यू आर रेडी टू पे ओवर 75 रुपीज़। सो दिस इज द परसेंटेज 27.60। सो अब आप बताओ तीसरा क्वेश्चन, ICL यानी कि एक्वायर विल पुश फॉरवर्ड विच मेथड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ निगोशिएशन। मैं तो खरीददार हूं ना, ICL एक्वायरर यानी कि हम उस कंपनी को खरीद रहे हैं। आप बताओ, आप जब खरीदते हो ना तो कम से कम में खरीदना चाहते हो, तो आप क्या ज़्यादा प्रीमियम देने के लिए रेडी हो जाओगे? 49%, 75 रुपीज़ पे 49% देने के लिए रेडी हो जाओगे? बिल्कुल नहीं सर। दोनों में क्या प्राइस निकल के आई? इसमें आया 112 रुपये, इसमें आया 95 रुपीज़ 70 पैसा। बताओ, अगर हम खरीद रहे तो हम तो बोलेंगे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ही बेस्ट है सर, यही मॉडल बेस्ट है, क्योंकि इसमें हम कम पैसा देंगे। एक्वायरर विल ऑलवेज पुश फॉरवर्ड फॉर दिस मेथड वेयर द कॉस्ट इज लेस। और जो एक्वायरी है वो इस मेथड को पुश करेगा कि भैया हमको तो इस मेथड के हिसाब से पैसा दो, 112 रुपये। क्वेश्चन क्या लिखा है ध्यान देना। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन ग्रोथ रेट मेथड यानी कि डिविडेंड ग्रोथ रेट में हम, बिकॉज वो हमारे लिए लीस्ट कैश आउटफ्लो प्रेजेंट करता है, क्योंकि हम एक्वायरर है सर। अगला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हो सकता है वो बोलेगा कि टारगेट कंपनी कौन सा मेथड पुश करेगी। टारगेट कंपनी तो नेट असेट वैल्यू वाला मेथड पुश करेगी, जिसमें उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे। खरीददार कम में खरीदना चाहता है, बेचने वाला ज़्यादा में बेचना चाहता है सर, बस ये याद रखना। तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है चॉप शॉप मेथड पे। एक ब्रेक लेके आता हूँ और उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? बाय बाय। सो आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका चॉप शॉप अप्रोच पे। चॉपिंग करने का मतलब ही होता है टुकड़े टुकड़े करना, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों की बेसिस पे आप वैल्यू निकालोगे और उन सारे टुकड़ों को जोड़ के एवरेज वैल्यू निकाल लोगे। दैट इज कॉल्ड एज चॉप शॉप अप्रोच या ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच। इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, अकॉर्डिंगली आप देखो क्वेश्चन में करते करते हमें समझ में भी आ जाएगा। और एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा जो इंस्टीट्यूट ने खेली थी लास्ट टाइम। इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ एक छोटे से चेंज के साथ में, जो पूरा आंसर बदल सकता था। पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे और आखिरी में डिस्कस करेंगे सर वो ट्रिक क्या थी। यूजिंग द चॉप शॉप अप्रोच असाइन करनी है हमें वैल्यू ऑफ कॉर्नेट GmbH। हमें कंपनी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिसकी करंट मार्केट वैल्यू है आज की डेट में 4 मिलियन यूरोज़ की। अब उन्होंने क्या करा है, 3 अलग अलग बिजनेस के सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है अपने बिजनेस को, कंज्यूमर, होलसेलिंग, स्पेशलिटी सर्विसेज और असॉर्टेड सेंटर्स। और इन तीनों सेगमेंट का सेल्स, असेट्स और इनकम आपको दिया हुआ है। ध्यान देना, सेल्स, असेट और इनकम दिया हुआ है। अब इसके बाद हर चीज़ के सेल्स के बेसिस पे, असेट के बेसिस पे और इनकम के बेसिस पे आपको कंपनी की पूरी वैल्यू निकालना है और उसके बाद आप एवरेज आउट कर सकते हो। अब वैल्यू निकालने के लिए ये फिगर्स नहीं, इन फिगर्स को कैपिटलाइज करने का रेशो हमारे काम का है। अब वो रेशो इंडस्ट्री स्पेसिफिक फर्म्स का हमें दिया हुआ है। अब प्योर प्ले फर्म्स क्या होता है, ध्यान देना सर। प्योर प्ले फर्म्स यानी कि हमारे तरह के ही मार्केट में अवेलेबल जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे सिमिलर बिजनेस, सिमिलर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। हमारे ही इंडस्ट्री में अवेलेबल जो दूसरी कंपनियां हैं उनसे हमने डेटा उठाया, उनसे डेटा उठा के हमें पता चला कि देखो सेल्स को कैपिटलाइज करने का रेशो आपको दिया हुआ है, असेट्स को कैपिटलाइज करने का रेशो दिया है और ऑपरेटिंग इनकम को कैपिटलाइज करने का आपको रेशो दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, पहले सेल्स के बेसिस पे पूरे कंपनी की वैल्यू निकाल लो, असेट्स के बेसिस पे निकाल लो और ऑपरेटिंग इनकम के बेसिस पे निकाल लो, उनको कैपिटलाइज करके। कैपिटलाइजेशन का रेशो का मतलब क्या हो गया कि सर अगर मेरा सेल्स 51.5 मिलियन है और उसका रेशो आता है 2, तो 1.5 इंटू 2 कर दो, ये मेरे कंपनी की वैल्यू होगी सेल्स के बेसिस पे, है ना। वैसे ही हम इन रेशोज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे उस वैल्यू के साथ में, देन यू विल गेट द वैल्यू। अब थोड़ा ध्यान देना, सबसे पहले मैं सेल्स लूँगा, ये तीनों फिगर लूँगा और इन तीनों रेशो से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने कर दिया 15 को 0.75 से, 8 को इससे, 8 को इसके, 2 को इससे। देख रहे हो, ये 3 वैल्यूज़ उठाई, ये 3 वैल्यूज़ यहाँ से उठाई
उन्हीं सेगमेंट की और मल्टीप्लाई करके मैंने टोटल कर दिया। ऐसा ही मैंने बाकी दो के लिए भी करा और ध्यान देना, ऐसा ही मैंने बाकी दो के लिए भी करा। फिर ये तीन वैल्यूज़ जो फाइनल आई, ये तीन वैल्यूज़ यहाँ रख के मैंने 3 से डिवाइड करके एवरेज आउट तो कर लिया। ठीक है, एवरेज आउट करा तो मेरी कंपनी की वैल्यू आ गई। अब इस चीज़ को समझो कि आपने करा क्या है, हर टाइम पे एक अलग से बेसिस पकड़ के पूरे कंपनी की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन अगर बोलता ना कि सिर्फ सेल्स के बेसिस पे बताओ इस कंपनी की वैल्यू कितनी, तो मैं इतना ही फिगर बताता, 4 मिलियन। अगर वो बोलता कि असेट्स के बेसिस पे बताओ तो मैं 2.88 मिलियन ही बताता, और अगर वो बोलता कि इनकम के बेसिस पे बताओ तो 5.65। पर इन तीनों के नहीं, टुकड़े टुकड़े करके हमने एवरेज आउट करना है, तो ये हमने कर दिया, सिंपल सा एवरेज। तो एक वैल्यू आ गई $4.178 मिलियन या यूरोस। ठीक है, अब आती है बात, आपको क्या ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन में ना सर। क्या हुआ था मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन के बाद इंस्टीट्यूट ने एक और क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ एक चेंज कर दिया था, और उसका आंसर पता है क्या था? उसके आंसर में 15, ये जो जैसे 1.5 मिलियन को आपने 0.75 से मल्टीप्लाई किया ना, उसमें मल्टीप्लाई नहीं, उसमें डिवाइड किया गया था वैल्यू निकालने के लिए। और बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर हमको तो मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ था, पर यहाँ पे डिवाइड का आ गया आंसर, इंस्टीट्यूट ने कि शायद गलत दिया है। इंस्टीट्यूट ने आंसर गलत नहीं दिया था, इंस्टीट्यूट का आंसर बिल्कुल सही था। बस लोग ये चीज़ भूल गए थे कि वहाँ पे कैपिटलाइजेशन बाय सेल्स की जगह पे सेल्स बाय कैपिटलाइजेशन लिखा हुआ था। तो रूट पे जाते हैं सर, और एक चीज़ पता करते हैं कि रेशो का मतलब भी क्या है। ध्यान दो, आप अगर कैपिटलाइजेशन बाय सेल्स लिखते हो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसका रेशो 0.75 है, तो सेल्स की फिगर डाल दो ना फॉर्मूले में। तो ये मैंने डाल दी, कैपिटल बाय सेल्स, सेल्स कितना है हमारा 1.5 मिलियन है, ये 1.5 मिलियन आ गया, तो ये आ गया 0.75। अब इस अंदाज से कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी? 1.5 को 0.75 से, सॉरी 1.5 मिलियन को 0.75 से मल्टीप्लाई करके, है ना, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई ही होगा। पर वही चीज़ अगर आपको सेम इसी क्वेश्चन में सेल्स बाय कैपिटल दिया होता 0.75, तो आप ऐसा ही लिखते ना सर, बाय कैपिटल इज इक्वल टू 0.75। अब ऐसे केस में कैपिटल उधर सरक जाएगा, 0.75 इधर आ जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, बाय 0.75 बाय कैपिटल। तो ये कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी जब आप डिवाइड करोगे ऐसे केस में। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, पेपर पे लिख लो कि दिया क्या है आपको, क्योंकि देखना मैंने भी पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया, और मैंने ना इस चीज़ पे आपका अलग से ध्यान खींचा ही नहीं, और ना ही आपका ध्यान आया। ये गलती आप कर सकते हो एग्ज़ाम में। आपके दो क्वेश्चंस थे, इंस्टीट्यूट ने अगर कहीं भी मटेरियल कोई भी आप यूज़ कर रहे हो तो इस तरह के दो क्वेश्चन है सर, एक है कैपिटलाइजेशन बाय सेल्स, एक है सेल्स बाय कैपिटलाइजेशन का। तो वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि दिया क्या है आपको, मल्टीप्लाई कब करना और डिवाइड कब करना। नहीं समझ में आए सर, लिख के देख लो, ये देखो मैंने लिख के देखा, मुझे समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है, उस क्वेश्चन में जहाँ पे उल्टा आएगा सेल्स बाय कैपिटलाइजेशन, हमें डिवाइड करना है। ठीक है सर, बाकी और कुछ नहीं, तीनों के बेसिस पे वैल्यू निकालो, एवरेज आउट करो, और फिर फाइनल वैल्यू आपको पता चल जाएगी। सो यहाँ पे हमने चॉप शॉप अप्रोच भी देख लिया। अब कितना हो गया सर हमारा, ध्यान देना, ये था ना पुराना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। 4 में हमने क्या क्या बेसिस यूज़ करा था, नेट असेट वैल्यू कहाँ लिखा मैंने, लेकिन वो तो हमने क्या क्या देख लिया है, थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो मार्केट, सबसे पहला क्वेश्चन देखा था मार्केट प्राइस के बेसिस पे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बेसिस पे, उसके बाद अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड पे देखा, उसके बाद में हमने ईसीएम के बाद एनएवी भी देखा। ठीक है, अब नेट असेट वैल्यू क्या होती है। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नया करा था क्या, इसमें भी नेट असेट वैल्यू, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है, ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल वाला भी फॉर्मूला था जिसके बेसिस पे हमने मार्केट वैल्यू निकाली है, तो ये भी मैं काउंट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था सर, मार्केट प्राइस के बेसिस पे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के बेसिस पे, फिर अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड देखा, नेट असेट वैल्यू निकालना देखा, फिर हमने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पे मार्केट प्राइस निकालना देखा। ये तो हमने क्या कहते हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में भी देख लिया था। अब उसके बाद में इस क्वेश्चन में हमने चॉप शॉप अप्रोच भी देखा।
ठीक है, ये सारे तरीके हैं सर वैल्यू निकालने के। बिजनेस वैल्यूएशन का मतलब ही यही होगा, हम हर पॉइंट पे एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं। उस वैल्यू निकालने के पीछे का पर्पस होता है, हो सकता है हमें खुद को अपनी कंपनी बेचना हो तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, किसी और को हमारी कंपनी खरीदना हो तो क्या वैल्यू होना चाहिए, ये हम पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना सर। एक वैल्यूएशन किया गया डन of an established company by a well-known analyst has estimated a value of 500 lakhs। बहुत बढ़िया, कोई प्रोफेशनल बंदा था, उसने कंपनी का वैल्यू निकाला। ठीक है, मान लो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने हायर करा और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कंपनी का वैल्यू निकाल के दिया 500 लाख रुपए, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ 20 lakhs। ध्यान देना सर, वर्ड क्या लिखा है, नेक्स्ट ईयर। जैसे डिविडेंड हम अगले साल का लेते हैं तो उसे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोलते हैं। अब अगर हम फ्री कैश फ्लो के बेसिस पे निकाले तो उसे फ्री कैश फ्लो मॉडल बोलेंगे, कि कैश फ्लो की भी ग्रोथ को ऐड करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे केस में मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, ध्यान देना। अगर आप टोटल वैल्यू लेते हो तो फ्री कैश फ्लो ले लो फॉर द फर्स्ट ईयर बोलो या नेक्स्ट ईयर बोलो, या अगर आप इसे ज़ीरो भी लेते हो तो इसमें ग्रोथ ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका माइनस ग्रोथ। ओवरऑल यानी कि इक्विटी की वैल्यू निकाल रहे हो तो इक्विटी का कॉस्ट लोगे, अगर फर्म का निकाल रहे हो तो नीचे में कॉस्ट भी फर्म का लोगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला बनता है हमारा। ठीक है, सो वो था 20 लाख रुपीस इंक्लूडिंग ग्रोथ, तो ये था FC फ्री कैश फ्लो 1 ले लेंगे उसको, नेक्स्ट ईयर लिखा है, और एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 5% की। वाइल गोइंग थ्रू द वैल्यूएशन प्रोसीजर, अब उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक छोटी सी गलती कर दी। वैल्यूएशन की प्रोसीजर को जब डिटेल में देखा गया कि क्या बेसिस पे आपने वो वैल्यू निकाली 500 लाख की, तो पता चला कि यू फाउंड दैट द एनालिस्ट हैज मेड द मिस्टेक ऑफ यूजिंग द बुक वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी इन हिज कैलकुलेशन। उसने क्या करा, बुक वैल्यू निकाली। अच्छा, अब ये फ्री कैश फ्लो टू फर्म होगा, क्योंकि डेट और इक्विटी आ रहा है तो मैं यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर देता हूँ इसको। सो बात सारी आके रुक जाती है इस पे। देखो, ये तो 500 आपको दिया हुआ है, ये 20 lakhs आपको दिया हुआ है, और ग्रोथ भी 5% की आपको दी है। इस फॉर्मूले में रख के उसने क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया था ये आप पता लगा सकते हो कि व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिड ही कंसिडर। तो वही चीज़ है कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो उसने निकाला ना, उसमें उसने एक गलती कर दी, बुक वैल्यू के वेट्स ले लिए डेट और इक्विटी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए। कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर, WACC। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जनरली जब वेट्स लेने की बात आती है तो मार्केट वैल्यू के जो वेट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। वो नहीं दिए हैं तो हम बुक वैल्यू के वेट लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको यही बोल रहा है कि उसने ये गलती कर दी कि बुक वैल्यू के वेट ले लिए। ठीक है, वाइल यू डू नॉट नो द बुक वैल्यू वेट्स ही यूज्ड। अब वो वेट्स क्या थे ये तो नहीं पता आपको, पर आपको नीचे कुछ डिटेल दी गई है, उसको ज़रा सा ध्यान से देखो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो उसने ली वो थी 12% की, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो उसने लिया वो था 6% का। अब देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ना बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर टैक्स ही होती है इसलिए उसको लिखना नहीं पड़ता, पर कॉस्ट ऑफ डेट ना आपको अलग से बताना पड़ता है। द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ध्यान देना, इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू थी वो 3 गुना थी बुक वैल्यू के। ठीक है, और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू द बुक वैल्यू ऑफ डेट। सो इक्विटी के केस में बात करें तो मार्केट वैल्यू जो थी वो बुक वैल्यू अगर 1 रुपये थी तो मार्केट वैल्यू 3 रुपये थी, और डेट के केस में बुक वैल्यू अगर 1 रुपये थी तो मार्केट वैल्यू भी 1 रुपये थी। ठीक है, अब आप एस्टिमेट करो करेक्ट वैल्यू ऑफ द कंपनी। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको थोड़ा उल्टा जाना पड़ेगा फिर वापस सीधा आना पड़ेगा, यानी आप उस स्टेज तक उल्टा जाओगे जहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो इन बुक वैल्यूज़ को इन मार्केट वैल्यूज़ के साथ में तो सबसे पहले ये फॉर्मूला रख के आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे, और इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को किस तरीके से निकाला गया वो WACC का फॉर्मूला रखोगे, उसमें आपको बुक वैल्यू के वेट्स पता चलेंगे, और उस बुक वैल्यू के वेट्स को आप रिप्लेस करोगे मार्केट वैल्यू के वेट्स के साथ में। आओ सर, मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से, यहाँ पे तो इन्होंने करा है पर वो क्वेश्चन करवा के दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। दिस इज कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट बोलो, बिजनेस बोलो, तो सबसे पहले मैंने मार्केट वैल्यू ली, फ्री कैश फ्लो
फर्स्ट ईयर का डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रखा, यहाँ 500 रखा, यहाँ 20 रखा, यहाँ KO रखा, यहाँ 0.05 रखा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर इधर ले जाओगे, 500 इधर लाओगे तो 20/500 हो जाएगा, और 0.05 इधर नेगेटिव में था तो उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए सर एक बार में, तो मैं फिर भी लिख देता हूँ 20/500 प्लस 0.05। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया सामने वाले बंदे ने कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ करा था। सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट ही यूज्ड वाज 9%, जो कि गलत था। ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा ये मैं आपको बताता हूँ। नाउ WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या बोलता है आपका कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू 1 माइनस वेट ऑफ इक्विटी, या फिर आप इसको ऐसा लिखो कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। ठीक है, अब आप यहाँ पे रखो, ये था 9% जो आपने लिया था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन ने बोला है 12% का, वेट ऑफ इक्विटी आपको पता नहीं था, कॉस्ट ऑफ डेट भी क्वेश्चन ने क्लियरली दिया है 6%। ठीक है, और क्या मैं वेट ऑफ डेट को 1 माइनस वेट ऑफ इक्विटी रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो बंदे ने वेट ऑफ इक्विटी कितना इस्तेमाल करा था। सो 9 इज इक्वल टू 12 वेट ऑफ इक्विटी प्लस 6 माइनस 6 वेट ऑफ इक्विटी। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 में से 6 गए, इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 6 वेट ऑफ इक्विटी। यानी वेट ऑफ इक्विटी जो उसने इस्तेमाल करा वो था 50%। ऑटोमेटिकली हम वेट ऑफ डेट निकाल सकते हैं कि वो कितना होगा फिर 50%, क्योंकि टोटल तो होती है 1। अब ये था बुक वैल्यू वेट्स। ये था बुक वैल्यू। अब हमें इस बुक वैल्यू वेट्स को मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? सिंपल है सर, इक्विटी बुक वैल्यू के 3 गुना थी, यानी कि ये 1.5 होनी चाहिए, और डेट बुक वैल्यू के सेम ही था, यानी कि ये 0.5 होना चाहिए। अब अगर ऐसा है तो टोटल कितना हो गया सर? 2। अब आप बताओ 1.5 का 2 में वेट कितना आता है? 75%, और ये आ गया 25%। सो एक्चुअल में वेट्स 0.75 और 0.25 लेने चाहिए थे। ये है मार्केट वैल्यू वेट्स। यही क्वेश्चन ने बोला कि भैया जितनी भी इक्विटी की बुक वैल्यू ली गई उसके 3 गुना थी मार्केट वैल्यू, तो हमने 3 गुना कर ली। अब जो भी करा उसके बाद टोटल 2 आया, हमने पता लगाया कि 1.5 का 2 में कितना परसेंटेज बनता है, दैट इज 75%, यानी कि मार्केट वैल्यू वेट्स। अब ये वेट्स रख के वापस सीधा कैलकुलेशन कर लो या आप बोलो रिवाइज्ड WACC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 12% इंटू 0.75 प्लस 6% इंटू 0.25। तो ये तो 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5, आपका आ गया 10.5%। अब रिवाइज्ड वैल्यू निकाल लो, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 20 लाख डिवाइडेड बाय, अब नया रेट रख दोगे, ग्रोथ रेट वही रहेगा। ऊपर में ग्रोथ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर में ग्रोथ इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उन्होंने नेक्स्ट ईयर वो वर्ड लिखा था। सो दैट विल बी 363.64 lakhs। आया समझ में? अब इतनी तो चीज़ आप थोड़ा सा समझो। जब आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 9% था तो वैल्यू 500 थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गया यानी कि आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लो, तो वैल्यू गिर गई। ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन में भी हमने देखा YTM और मार्केट प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रिटर्न और मार्केट प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रिटर्न बढ़ता है तो मार्केट वैल्यू गिरती है। आया सर ये 363.64? क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 पे अब ध्यान दो सर थोड़ा। देखो सर,
काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी आपको मज़ा आएगा इसमें भी। देर इज़ अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड दैट इज़ ऑपरेटिंग इनटू द रिटेल स्पेस एंड इज़ नाउ स्काउटिंग फॉर एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब इन्वेस्टर्स को वो बुलाना चाह रही है ताकि फंड्स रेज कर सके, और फंड्स रेज करने के लिए पहले उन्हें बताना पड़ेगा कि आपके कंपनी की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है। ठीक है, कुछ डिटेल्स आपको नीचे दी गई है, थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे साथ में। कंपनी हैज़ अचीव्ड ब्रेक इवन दिस ईयर, यानी कि वो अब अगले साल प्रॉफिट में आ जाएगी। पिछले सालों तक लॉस था, इस साल में वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ चुकी है। उसका जो इबिट्टा निकल के आया है वो है 90, अब 90 लैक्स है, करोड़ से इससे कोई लेन देन नहीं है अभी। द अनलिवरेज्ड, यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट नया, लिवर्ड और अनलिवर्ड बीटा का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके आईएफएम का जो रिवीजन वीडियो है उसमें, अगर आपको पूरा नहीं देखना मत देखो, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देख लो उसमें से, लिवर्ड और अनलिवर्ड बीटा वाला। मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग भी बता देता हूँ ताकि आप अपने टाइम पे फोकस्ड रहो। लेट मी जस्ट चेक वंस। हाँ, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है डिटेल्ड में, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है, 1.52 जो भी आपको ठीक लगता है वो स्पीड पे देख के उसको ख़त्म करना। और अगर आपको ऑलरेडी आता है तो कंटिन्यू करो मेरे साथ अभी, नहीं तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा पहले वो जाके क्लियर करो। मैं एग्जैक्ट टाइम बस निकाल रहा हूँ, मैं वीडियो तो देख लिया, तकरीबन 2 घंटे 36 मिनट के 2 आवर्स ये टाइमिंग पे देखना उसको, ठीक है। 023800 आईएफएम का जो रिवीजन वीडियो डाला हुआ है उसको ये टाइमिंग से देखना, वहाँ पे लिवर्ड अनलिवर्ड बीटा को डिस्कस करा है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको आइडिया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या था वो लिवर्ड और अनलिवर्ड बीटा का। इट इज़ नथिंग बट, आप ध्यान देना यहाँ पे, अनलिवर्ड बीटा या लिवर्ड बीटा इज इक्वल टू अनलिवर्ड बीटा, हम क्या करते हैं 1 प्लस डेट इक्विटी रेशो और 1 माइनस टैक्स। ठीक है, इसी चीज़ को आप गेयर्ड बीटा भी बोल सकते हो, लीवर्ड बीटा भी बोल सकते हो। अब समरी में आपको बता देता हूँ कि अनलीवर्ड बीटा, ध्यान देना, अनलीवर्ड बीटा कभी भी गेयर्ड बीटा से कम ही होगा। अब हम ये चीज़ करके करते क्या है एग्जैक्टली, हम जो कंपनी का इक्विटी स्पेसिफिक रिस्क होता है उसमें डेट का रिस्क ऐड कर देते हैं। तो जब डेट का रिस्क आप ऐड करते हो तो यहाँ देखना 1 प्लस कर रहे हो, यानी कि आप ये अगर 10 है तो 10 को आगे बढ़ा रहे हो, और ये हुआ मतलब। तो ये लीवर्ड बीटा ये बताता है कि कंपनी में डेट और इक्विटी दोनों है। जब कंपनी में बाहर का डेट आने लग जाता है, कंपनी में बाहर से बोरोविंग आने लग जाती है, तो कंपनी की रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमेशा लीवर्ड बीटा गेयर्ड बीटा एज कंपेयर टू अनलीवर्ड बीटा ज़्यादा ही रहेगा। ये चीज़ ज़्यादा रहेगी, ये कम रहेगी। ठीक है, और ये जो हम ब्रैकेट में कर रहे हैं एग्जैक्टली डेट इक्विटी रेशियो को टैक्स की सेविंग के बाद में उतना रिस्क लीवर्ड बीटा अनलीवर्ड बीटा में ऐड करते हैं। ठीक है, बेसिकली डेट का रिस्क कंपनी में ऐड करने का प्रोसीजर। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो हमें दिया है वो है अनलीवर्ड बीटा। ये बीटा सिर्फ तभी काम का है जब हमारी कंपनी में बाहर से कोई फंडिंग नहीं है, सारी की सारी कंपनी की ओन फंडिंग है इक्विटी की। ठीक है, पर अगर कंपनी में डेट है तो ये बीटा हमारे काम का नहीं रहेगा। ठीक है, अनलीवर्ड बीटा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स इज 1.8। ठीक है, अनलीवर्ड बीटा 1.8 दे दिया, एंड द एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो इज होवरिंग एट 40 to 60। अब हमारी जो प्राइवेट कंपनी है उसमें डेट है, यानी हमें अगर कोई बीटा चाहिए रहेगा तो वो है सर गेयर्ड बीटा या बोलो लीवर्ड बीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सर, बहुत सिंपल है। ये जो 1.8 का अनगेयर्ड या अनलीवर्ड बीटा है इसमें हमारा डेट इक्विटी का रिस्क 40-60 का हम ऐड करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे द रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइडेड बाय द रिस्क फ्री लिक्विड बॉन्ड। देखो ये बन गया आपका RF 5% का, अनलीवर्ड बीटा हो गया आपका 1.8 का, इबिट्टा आपका हो गया ये रहा 90 का। आगे ईवी क्या होता है सर, एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू इज टू बी टेकन एट अ मल्टीपल ऑफ
कहाँ गया, 5 ऑन इबिट्टा, यानी इबिट्टा का 5 गुना हमारे कंपनी की वैल्यू हमें लेनी है। आगे, द अकाउंटेंट हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट द इबिट्टा ऑफ 90 जो ऊपर निकाला गया है, इट इंक्लूड सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन जो अगले साल या हर साल रिपीट नहीं होने वाला, उसे आप हटा दो। 90 में से 10 हटा देंगे, 80 बचेगा। एंड पोटेंशियल राइट ऑफ अ प्रिलिमिनरी सेल्स प्रमोशन कॉस्ट आर स्टिल पेंडिंग। ये रेगुलर चीज़ थी, हर साल हमें राइट ऑफ करना चाहिए था, वो हमने राइट ऑफ करा ही नहीं, यानी कि एक्सपेंस है, नहीं इंक्लूड करा, तो उसे भी इंक्लूड कर लो और इसको भी माइनस कर दो, तो वो आ जाएगा 60। पेंडिंग दिखा रहा है, वहाँ एक वर्ड लिखा है स्टिल पेंडिंग, एक्सपेंस को अकाउंट फॉर करना पेंडिंग था, तो 90 का जो हमारा इनकम है उसमें से वो एक्सपेंस भी हटा दो, तो अब हमारा नया जो इबिट्टा आया वो बना 60। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट ऑफ द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट आपका पास आ गया 11% का। द फ्री कैश फ्लोज फॉर द नेक्स्ट 3 years आर एज फॉलोज। ठीक है सर आपको फ्री कैश फ्लोज दिए हुए अगले 3 सालों के। तो आपको प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 12% दिया हुआ है, इसको पोस्ट टैक्स कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द पोटेंशियल वैल्यू टू बी प्लेस्ड ऑन एक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब एक्स प्राइवेट लिमिटेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालना सर काफ़ी आसान है। आपको फ्री फ्यूचर के जो कैश फ्लोज है उसको डिस्काउंटिंग करना है, और डिस्काउंटिंग करने के लिए आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी लोगे क्या, नहीं, क्योंकि आपके कंपनी में डेट है, तो आपको चाहिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटिंग करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दो, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7। इसको क्या हो गया, अरे भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कंपनी की वैल्यू निकालना है। कंपनी की वैल्यू इस क्वेश्चन में 2 तरीके से निकल सकती है। एक है एंटरप्राइज वैल्यू मेथड, ये हमने देखा था सिक्योरिटी वैल्यूएशन में। ठीक है, एंटरप्राइज वैल्यू, वैसे यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं है, एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल यूज़ किया गया है, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अपनाएंगे, ईवी मल्टीपल मल्टीप्लाइड बाय इबिट्टा इज इक्वल टू एंटरप्राइज वैल्यू। एक ये, दूसरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अब मैं पहले ये वाला मेथड सॉल्व कर देता हूँ। 5 इंटू ये कितना आएगा आपका, 90 का था, उसमें से 10 का फालतू का इनकम आपने ऐड कर रखा था, वो माइनस कर दिया, और 20 का एक्सपेंस आपने माइनस करना चाहिए था जो स्टिल पेंडिंग है, वो भी कर दिया, तो आपका कंपनी का वैल्यू आ गया 300। कहानी ख़त्म, 60 इंटू 5 ख़त्म सर। इस बेसिस पे आप वेंचर कैपिटल फंड्स वालों को अपना वैल्यूएशन दे सकते हो, एक एंटरप्राइज वैल्यू। दूसरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो में होगा ये, हम यहाँ लेंगे ईयर, यहाँ लेंगे कैश फ्लो, यहाँ लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारे पास में 1 2 3 साल, 3 साल दिए ना, हाँ 3 साल है, और हमारे पास कैश फ्लो भी दिया हुआ है, ये रहा 100 120 और 150 का, 100 120 150 का। जो नहीं है हमारे पास वो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो सर अगली स्टेप, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कैसे निकालोगे, अभी अभी हमने देखा WACC का इस्तेमाल करके। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स लोगे, मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ डेट। ठीक है, अब इसे कैसे निकालते हैं सर, हमारे पास इक्विटी का वेट है ये देखो 40/60 आपको क्लियरली लिखा हुआ है, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 40:60, यानी कि कंपनी में 40 रुपये का डेट है और 60 रुपये का इक्विटी है, तो 60 रुपये का इक्विटी तो ये 0.60 हो गया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेट आपको क्वेश्चन में दिया है 12% का, तो आप उसको उठा के सीधा सीधा रखोगे 12, 1 माइनस 0.3, टैक्स माइनस कर दिया 0.40। अब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकल रहा क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं है। देखो एक एक चीज़ आपको यहाँ ये निकालना था,
इस चीज़ के लिए अब ये निकालना पड़ेगा। अब देखो कैसे, WACC के बाद हम CAPM इसका इस्तेमाल करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। अब CAPM के हिसाब से रिस्क फ्री रेट प्लस गियर्ड बीटा, क्वेश्चन में हमारी कंपनी में डेट इंक्लूडेड है, तो ऐसे टाइम पे हमारी इक्विटी का बीटा और ज़्यादा रिस्की रहना चाहिए, गियर्ड बीटा आप इस्तेमाल करोगे। तो मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ पढ़ा सर? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, ठीक है। तो अब हम फिगर्स रख देते हैं। हमारे पास रिस्क फ्री रेट है 5% की, मार्केट का रिटर्न है 11% का। हमारे पास रिस्क फ्री रेट है 5%, मार्केट का रिटर्न है 11%। अब भी हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं निकल सकता क्योंकि हमारे पास गियर्ड बीटा नहीं है। गलती मत कर देना 1.8 लिखने की, वो अनगियर्ड है सर। तो अब आपको उस अनगियर्ड बीटा को गियर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका यहाँ पे कैलकुलेशन लो कि गियर्ड बीटा इज इक्वल टू अनगियर्ड बीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो 1 माइनस टैक्स। अब आप करोगे ये चीज़, 1.8 है आपका अनगियर्ड बीटा, यानी कि ऐसा कंपनी का रिस्क जिसमें डेट नहीं है। तो आप उसी को उठा के इस तरीके से मॉडिफाई करो कि अगर डेट होता, वो भी हमारे रेशो में 40:60 के, तो फिर कितना? तो आप ले लोगे 1 प्लस 40/60, 1 माइनस 0.3। अब सॉल्व करो, $2.634 आता है। ये रहा आपका गियर्ड बीटा, ठीक है। अब कुछ है ऐसा जो नहीं निकला तो और आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप नीचे आते गए और तब तक आते गए जब तक आपको सारा डेटा नहीं दिया हुआ है। अब इसी चीज़ को आप ऊपर यूज़ कर लो, 2.634 को, तो वो आ गया 20.80 आया, 20.80%। अब इसी 20.80 को यहाँ इस्तेमाल कर लो। अब धीरे धीरे वापस ऊपर जाओ तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ जाएगा 20.80 इंटू 0.60 m प्लस 12 इंटू 0.70 इंटू 0.40 m प्लस, तो वो आता है 15.84% ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आप 15.84 से डिस्काउंटिंग के रेट ले लो, 1 डिवाइडेड बाई 1.1584, सो दैट गोज टू 0.863, 0.745 और 0.643, ठीक है सर। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ गया। मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, और जो टोटल आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। हम ध्यान दे देते 15.84 ही आया कि नहीं, पता चला हमने कुछ गलती कर दी। ये रहा, कुछ छोटी सी गलती ऐसा लग रहा है, कुछ करा है हमने ऐसा, हाँ नहीं, वो इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया 2 डेसिमल में गियर्ड बीटा को, तो 20.80 की जगह 20.84 आया, उतना ही डिफरेंस फिर वो आगे आ गया। तो थोड़ा सा आपको डिस्काउंटिंग रेट में फ़र्क मिलेगा हमारे और उसमें, पर दोनों ही सही है, कोई ऐसे गलत नहीं है कि हमने गलत लिया। हमने तो 3 डेसिमल में लिया था, क्वेश्चन कहीं स्पेसिफाइड नहीं था कि 2 डेसिमल या 3 डेसिमल में लेना है, ठीक है सर। यही प्रोसीजर थी। ये देख लो 60 निकाला और ये 300 आ गया। ये एक आंसर हो गया, इन्होंने लिखा नहीं बराबर से, पर ये एक आंसर हो गया सर। अकॉर्डिंग टू एंटरप्राइज वैल्यू मेथड 300 इज़ द फाइनल। अब यहाँ से हमने पहले गियर्ड अनगियर्ड का यहाँ से CAPM यूज़ करा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देखा था, ये WACC यूज़ करा जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में आता है आपके CA इंटर में, याद है और ये था गियर्ड अनगियर्ड बीटा। ये आपने पहली बार जो पढ़ा था, बीटा गियर्ड और बीटा अनगियर्ड का रिलेशन, ये आपने देखो बीटा के बारे में तो आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ा, पर गियर्ड अनगियर्ड के बारे में आपने IFM वाले चैप्टर में पढ़ा। तो ऐसा अलग अलग चैप्टर का देख सकते हो आप किस तरीके से बिजनेस वैल्यूएशन में इस्तेमाल किया गया है। अगर आप यही चैप्टर पहले कर लो उन चैप्टर से, तो कॉन्सेप्ट्स का सीक्वेंस गड़बड़ा जाता है सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, फटाफट लेंगे। चलो, तो इस क्वेश्चन में भी हमने एंटरप्राइज वैल्यू मेथड का इस्तेमाल कर लिया।
ठीक है, तो रिवाइज करते हैं सर। बिजनेस को वैल्यू करने के हमने क्या क्या तरीके देख लिए। एक तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे मार्केट वैल्यू, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड, नेट असेट वैल्यू मेथड, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, चॉप शॉप अप्रोच, उसके बाद चॉप शॉप के बाद फ्री कैश फ्लो टू फर्म। चलो तो हम ये भी ले लेते हैं हम फिर से लिख लेंगे, याद तो तभी होएगा ना जब बार बार लिखेंगे। सो सबसे पहले मार्केट वैल्यू था, डिस्काउंटेड कैश फ्लो था, अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड था, ठीक है, नेट असेट वैल्यू मेथड था, और क्या था, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से भी करा हमने, वही मार्केट वैल्यू आती है। उसके बाद चॉप शॉप अप्रोच भी करा, एंटरप्राइज वैल्यू भी करा, और क्या बच गया भाई, हाँ, फ्री कैश फ्लो टू फर्म। फ्री कैश फ्लो टू फर्म, इसको भी जैसे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ये इस्तेमाल करके भी आप वैल्यू कंपनी की निकाल सकते हो। और इसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो देखा हो तो यहाँ पे हमने वापस देख ही लिया था। कितने हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़िया है, बढ़िया है। आ जाओ, ये आपका नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, मिस्टर एक्स एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है, वो इंटेंड टू वैल्यू द बिजनेस ऑफ PQR। क्या निकालना है, बिजनेस का वैल्यू निकालना है। इन टर्म्स, अभी तक भी यही करते हैं, इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेसिटी ही हैज़ प्रोजेक्टेड द फॉलोइंग आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज। ईयर दिया है 1 2 3 4 5, कैश फ्लोज भी आपको अगले 5 साल के दिए हुए हैं लैक्स में। इट इज़ फर्दर एस्टिमेटेड दैट बियॉन्ड 5th ईयर, 5 साल तक तो ये कैश फ्लोज होंगी। याद करना सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला चैप्टर, मार्केट प्राइस इक्विटी की निकालते थे तो 5 साल का डिविडेंड और उसके बाद का परपेचुअल दिया रहता था। वैसे ही यहाँ पे अब एक इक्विटी की प्राइस नहीं, पूरे कंपनी की वैल्यू है, फर्म की। तो 5 साल के कैश फ्लोज और उसके बाद की परपेचुअल कैश फ्लोज दी है। तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 5 साल के बाद में कैश फ्लोज विल परपेचुएट एट अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ 8% पर एनम, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। अब परपेचुअल कैश फ्लो जो है 10,260 लाख की बताई गई है एट द एंड ऑफ 5th ईयर। 5वें साल के एंड में 10,260 लाख की परपेचुअल कैश फ्लो, यानी कि हर साल ये 8% से बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म मतलब इसमें डेट प्लस इक्विटी दोनों होंगे। इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ 20%, क्लियरली लिख के दिया। फर्म का ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है KO। कैसे निकालोगे, सिंपल सा तरीका है सर, ध्यान देना। आप तो ये 5 साल का कैश प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो पहले तो, ठीक है। आज आपका पर्पज़ है ये वैल्यू निकालना फर्म की, ठीक है सर। आप क्या करोगे, अगले 5 साल के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो 20% से, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, अभी आपको सब कुछ आता है। बात आती है यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू निकालने की 5वें साल में यहाँ पे आप वही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल वाला। तो डिविडेंड की जगह पे आप फ्री कैश फ्लोज यूज़ करते हो, तो दैट बिकम्स अ फ्री कैश फ्लो ग्रोथ मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, आप रखोगे फ्री कैश फ्लोज टू फर्म FCFF, कौन से ईयर का। आप अगर 5वें साल का रख रहे हो तो इसमें ग्रोथ ऐड करोगे, या फिर 6वें साल का रखो। हमारे क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया 5वें साल के एंड का है ये, यानी इसमें ग्रोथ ऐड करनी पड़ेगी। डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% और आपका ग्रोथ रेट है 0.08। इससे आपको टर्मिनल वैल्यू मिल जाएगी 5वें साल की, और उस 5वें साल की वैल्यू को 5वें साल के फैक्टर से डिस्काउंट करके लेके आ जाओ, इन पांचों की प्रेजेंट वैल्यू के साथ ऐड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। आ जाओ सर, ये सबसे पहले 20% से डिस्काउंटिंग करा 5 कैश फ्लोज को, ये तो काफ़ी आसान हो गया अगले 5 साल की कैश फ्लोज का। अब ये देखो 10,260 में 8% का ग्रोथ ऐड करा, ये वही फॉर्मूला है, फ्री कैश फ्लोज टू फर्म फॉर द 5th ईयर, और उसमें ग्रोथ ऐड करके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे लिया और ग्रोथ माइनस करा। तो इससे ये 92,340 क्या आई सर, टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 5। ये बताती है कि 5 साल के बाद जितनी भी कैश फ्लोज होने वाली है उन सब की प्रेजेंट वैल्यू 5वें साल के एंड में इज़ 92,340। अब इसे भी और 5 साल से खींच के लेके आना है, तो 5वें साल का हमारा फैक्टर था, यहाँ ध्यान देना 0.402, ये रहा वो 0.402 आपने ले लिया। तो आप इस 3054 के साथ इस वैल्यू को ऐड कर दो, यू विल गेट द कंपनी के फ्यूचर की जितनी भी कैश फ्लोज है उन सब की प्रेजेंट वैल्यू। ये रहा
आ गई प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है सर? फर्म की प्रेजेंट वैल्यू है जिसमें डेट और इक्विटी दोनों है। डिस्काउंटिंग रेट भी हमने वही इस्तेमाल किया जिसमें डेट और इक्विटी दोनों है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कर लिया। अब सेकंड पार्ट, ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट बोलता है कि कंपनी के ना डेट्स जो आउटस्टैंडिंग है वो है 3,620 लाख के, और कैश और बैंक में ना बैलेंस है 2,710 लाख का। कैलकुलेट करो शेयर होल्डर वैल्यू पर शेयर। अब इक्विटी की वैल्यू निकालना है सर। फर्म की वैल्यू में से इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? सिंपल है, वैल्यू ऑफ फर्म में से लेस कर दोगे क्या? फर्म की वैल्यू में डेट और इक्विटी दोनों हैं, तो आप एक काम करो, डेट हटा दो ना, तो क्या आएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी आया, ये तो टोटल है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो, तो ये आ जाएगी वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो हमने ये जो वैल्यू निकाली ना सर 40,175.30, उसमें से आप 3,620 लाख माइनस कर दो। ये इन्होंने माइनस तो कर दिया 3,620, ये आ गई वैल्यू ऑफ इक्विटी। फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करा तो आई वैल्यू पर शेयर। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे बच्चों को बोलना है कि सर 2,710 लाख का कैश बैलेंस भी तो दिया हुआ है। दिया हुआ है तो मतलब दिया सब कुछ रहेगा तो कुछ भी आप माइनस करते जाओगे, लॉजिक नहीं लगाओगे। असेट दिया रहता तो भी आप माइनस करते, पूरी कंपनी ख़त्म कर दो हैं माइनस कर करके। जितनी ज़रूरत है उतना माइनस करो ना। हमारी कैपिटल की बात चल रही है तो उसमें से सिर्फ डेट ही माइनस करना है। फर्म की वैल्यू में से डेट का माइनस करोगे तो इक्विटी की आएगी। अब इक्विटी का ही तो वो कैश है सर, वो भी माइनस कर दो, असेट भी माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल भी माइनस कर दो, तो फिर ज़ीरो आएगा। मेरे को बताओ। तो ऐसा नहीं होता सर कि दिया है तो माइनस करना ही है या ऐड करना ही है, ज़रूरी नहीं। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया, बच्चों ने ले लिया, सब के सब उठा के माइनस कर दिया। तो ये दिमाग नहीं लगाना, अच्छा दिमाग लगाना है। जितनी ज़रूरत थी उतना ही माइनस करा। तो पर शेयर अब इक्विटी की जो वैल्यू आ रही है वो है 241.29। अब हुआ क्या तीसरे पार्ट में ध्यान देना। फर्म को, हमारी फर्म को एक टेक ओवर का ऑफर आया जिसमें वो 225 रुपये हर शेयर के लिए देने के लिए रेडी थे। अब आपने नोटिस करा होगा हमारे कंपनी में हर शेयर की वैल्यू जो निकल के आई है 241। जो चीज़ की वैल्यू मेरे कंपनी में 241 की है, क्या उसके लिए मैं 225 रुपये लेके शांत हो जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 225 रुपीज़ का ऑफ़र अच्छा नहीं है। कुछ भी ऑफ़र दो 241.29 के ऊपर होना तो मैं बोलूँगा कि भैया बढ़िया ऑफ़र आया है, क्योंकि मैं मेरे दम पे तो इतना ही वैल्यू कर सकता हूँ शेयर का, पर ये तो ज़्यादा बढ़िया मिल रहा है। सो इट्स नॉट अ गुड ऑफ़र। क्वेश्चन ख़त्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये वाला कौन से मेथड पे था सर? आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी था एक तरह से, है ना, और फ्री कैश फ्लो टू फर्म पे भी था। तो ये मेथड पे हमने वैल्यूएशन निकाला इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इंटरेस्टिंग है, इसमें भी एक दो चीज़ें सीखेंगे। जी सर, देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है ये सेम जो हमने अभी तक देख चुके हैं, फ्री कैश फ्लो टू फर्म के बेसिस पे है। 3 साल, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं था 5 साल के कैश फ्लो दिए थे, उसके बाद 5वें साल के एंड में टर्मिनल वैल्यू निकाली थी। ठीक है, वैसे ही इस क्वेश्चन में 3 साल की डिटेल दी गई है, वो भी बहुत हो जाएगी, और 3 साल के एंड में टर्मिनल वैल्यू निकालनी है और इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहे हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंटिंग होगा। वैल्यू ऑफ फर्म है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि WACC से जो निकालते हो उससे डिस्काउंटिंग करना है। कभी उल्टा सीधा मत कर देना। मंत्रा लिमिटेड इज प्लानिंग टू बाय अलय लिमिटेड। मंत्रा लिमिटेड कौन है सर? एक्वायरर। अलय लिमिटेड हो गया टारगेट डिस्काउंट। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अलय लिमिटेड। तो जिस कंपनी को हमें खरीदना है ना, उसकी डिटेल क्वेश्चन में दी हुई है। विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रेट ऑफ 18% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगले 3 सालों के लिए ग्रोथ होनी चाहिए 18% से, जिसके बाद परपेचुअल जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 8% की रहेगी। सो हाई ग्रोथ पीरियड ये हो गया और स्टेबल ग्रोथ पीरियड ये हो गया। 2 पीरियड है सर। एक फेज़ है आपका हाई ग्रोथ का और
परपेचुअल फेज है आपका स्टेबल ग्रोथ का। जहाँ पे भी परपेचुअल आता है, आपने अभी तक देखा होगा, अगर आपने सारे रिवीजन लेक्चर्स करे हैं तो बेसिक्स में ही हमने परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, और तभी मैंने बोला था कि सर ये बहुत सारे चैप्टर में आएगा। आज बैठ के अगर वापस पीछे जाओ तो देखेंगे कि कितनी बार हमने ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करा है। तो अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो फिर बाद में दिक्कतें नहीं जाती। ठीक है, तो ये दो पीरियड है अपना, इसको बोलेंगे हाई ग्रोथ पीरियड, ये है स्टेबल ग्रोथ पीरियड। ठीक है, जिसमें परपेचुटी लगाएंगे। अब आपको दिया है रेवेन्यू, और ये एग्जिस्टिंग है 0 पॉइंट का रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग के खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिशिएशन, जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है। तो आप ना अभी एक काम करो, हटा दो, क्योंकि डेप्रिशिएशन तो हमें अलग से लगेगा। तो 2100 में से 600 गए सर, 1500 करोड़ बचा। ठीक है, डेप्रिशिएशन अलग से लेते हैं ना, क्यों फालतू में चेंगड़ मचानी है। हम लोग चेंगड़ बोलते हैं उसे, कॉम्प्लिकेट करने को। ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड, रेवेन्यूज एंड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल ग्रो एट 18%, ये ऊपर भी लिखा था। तो रेवेन्यू और ईबीआईटी जो है, ईबीआईटी तक की फिगर्स 18% से ग्रो करेगी, और उसी दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रिशिएशन विल ग्रो एट 12% पर एनम। ठीक है, फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड रेवेन्यू और ईबीआईटी 8% से ग्रो करेंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी ऑफसेट बाय डेप्रिशिएशन। ऑफसेट का मतलब क्या हो गया सर यहाँ पे, कि आपका जो कैपेक्स है दैट विल बी इक्वल टू डेप्रिशिएशन, सिंपल। तो कैपेक्स आप क्या करते हो, ईबीआईटी में कैपेक्स को लेस करते हो और डेप्रिशिएशन को ऐड करते हो, ताकि आपका कैश फ्लो निकल के आए। तो अगर दोनों सेम है तो एक तरह से आप अगर कोई एक्शन लो ही नहीं तो भी चलेगा। 8 रुपये माइनस करके 8 रुपये ऐड करने में कोई चेंज नहीं आएगा सर। ठीक है, अब ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये इट गोज़ बैक टू सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला चैप्टर, जिसके अंदर फ्री कैश फ्लो टू फर्म हमने डिस्कस करा था। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी वहीं पे है सर, फ्री कैश फ्लोज टू फर्म निकालने का आपका तरीका। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करता हूँ, हमारे चार्ट्स हम ओपन करेंगे। अगर इनकेस आपके पास चार्ट्स नहीं होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके चार्ट्स सर्च करना, यू विल गेट द चार्ट्स। ठीक है, ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन के रिवीजन के टाइम पे अगर आपको याद होगा तो ये है FCFF निकालने का तरीका। और FCFF अगर आपको EBIT से निकालना है, EBIT को स्टार्ट करते हुए, तो देखो सबसे पहले EBIT में से हम 1 माइनस टैक्स करते थे और उसको डेप्रीशिएशन उसमें हम ऐड करते थे। ध्यान देना सर, इंटरेस्ट माइनस इसलिए नहीं करते क्योंकि हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो फर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसमें डेट होल्डर्स भी है ना। एक तरह से ये ऐसा हो गया कि हम इसमें से डिविडेंड भी तो माइनस नहीं करते ना, क्योंकि इक्विटी की वैल्यू निकालनी होती है तो उनको देने के पहले की वैल्यू। वैसे ही डेट होल्डर्स भी अगर इनको इसमें है तो उनको जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसके पहले की फिगर, इसीलिए इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। EBIT को 1 माइनस टैक्स करा, डेप्रीशिएशन क्योंकि पहले माइनस हो चुका था तो वापस ऐड बैक करते हैं यहाँ पे कैश फ्लोज निकालने के लिए, ये नॉन कैश आइटम था। और माइनस करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्योंकि एक्स्ट्रा आउटफ्लो है। पहले कंपनी का सारा हम सेट ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे मैं निकाल के देता हूँ तो आपको एक आइडिया आएगा। ये रहा, ये है सर वैल्यू ऑफ द फर्म, जिसमें इक्विटी और डेट वाले लोग हैं। ठीक है, मैं ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ इन केस इट इज़ पुटिंग स्ट्रेन ऑन योर आइज। ये देखो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी। इक्विटी और डेट इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं ना। ठीक है, अब आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में EBIT आ चुका है। इसमें से सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट को दे दो तो आपका EBIT 1 माइनस टैक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम करो कि आपको अपने फर्म के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लग रहा है वो माइनस कर दो। आप यहाँ पे डेप्रीशिएशन ऐड करके उसको कैश फ्लो में कन्वर्ट कर लो, प्रॉफिट को। उसके बाद आप कैपेक्स माइनस कर दो, कर दिया। उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल लग रहा है तो वो माइनस कर दो, कर दिया। यानी बैलेंस शीट की सारी रिक्वायरमेंट, कंपनी की सारी रिक्वायरमेंट हमने अलग से साइड कर ली हमारे कैश फ्लोज में से। सो अगर आपका यहाँ पे 10 रुपये था, 2 रुपये पे करके 8 रुपये आया, और 8 रुपये में आपने डेप्रीशिएशन ऐड बैक करा 9 रुपये का। अब आपके पास 9 रुपये की कैश फ्लो है, दोनों में बांट सकते हो, लेकिन इन दोनों को बांटने के पहले कंपनी की खुद की तो रिक्वायरमेंट पूरी करो। कैपेक्स लग रहा मान लो, ठीक है, 2 रुपये का,
और वर्किंग कैपिटल लग रहा है और 2 रुपये का, तो 9 में से वो 4 रुपये हटा लो, अब बचा आपके पास कितना, 5 रुपये। ये 5 रुपये बनता है इक्विटी और डेट वालों का। मानते हो बात को? बस यही हमें करना है। EBIT 1 माइनस टैक्स तक आओ, डेप्रीशिएशन ऐड करो, कैपेक्स माइनस करो, वर्किंग कैपिटल माइनस करो। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने डेप्रीशिएशन और कैपेक्स को एक साथ लिया है, डेप्रीशिएशन नेट ऑफ कैपेक्स, कैपेक्स नेट ऑफ डेप्रीशिएशन, आप ऐसा बोल सकते हो। तो इन दोनों में देखो, 1 ऐड करके 2 माइनस करना है, या फिर डायरेक्ट 1 माइनस करो 2 में से 1 नेट ऑफ करके। तो ये वाला फंडा है। एक बेसिक मैंने बता दिया। अब देखो क्या करना है हमें यहाँ पे। हाँ, ड्यूरिंग बोथ हाई ग्रोथ और नॉर्मल ग्रोथ पीरियड नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी 25% ऑफ द रेवेन्यू। जो भी रेवेन्यू चलेगा उसका 25% विल बी द वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्किंग कैपिटल और उतना लग रहा है, वर्किंग कैपिटल का बैलेंस उतना होगा सर। ठीक है, आगे देखेंगे। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट दिया है, WACC ऑलरेडी निकाल के दे दिया, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आपको FCFF मेथड से फर्म की वैल्यू निकालना है। तो करना क्या है सर, FCFF निकालो अगले 3 सालों का, डिस्काउंटिंग कर लो 15% से, और टर्मिनल वैल्यू निकालो तीसरे साल के एंड की, और उसको भी डिस्काउंटिंग कर लो तीसरे साल के फैक्टर से। अब आती है बारी, डिस्काउंटिंग रेट जो दिया है वही इस्तेमाल करना है सर। ठीक है, ईयर 0 पे आपका जो रेवेन्यू था वो था 6800 का, मैं यहीं पे ले रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 2800 का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे 1500 के डेप्रीशिएशन को हटा के। ये तीनों चीज़ें थी, और डेप्रीशिएशन था आपका 600 का। मानते हो बात को? ये सारी चीज़ें पहले 3 साल के लिए 18% से ग्रो हो रही है। क्लियर है? तो मैं एक बार करके भी देख लेता हूँ। 6800 इंटू 1.18 8024 आता है। मैं अगेन करता हूँ, इंटू 1.18 9468 आया, इंटू 1.18 11173 आया। और उसके बाद उन्होंने बोला, ध्यान देना सर, ये यहाँ से सिंपल 1.18 का फंडा चलेगा। और उसके बाद वो 1.08 से ग्रो होना चाहिए। ठीक है, 12066। अब याद रखो, तीसरे साल के बाद अगर कोई ग्रोथ ऐड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये ईयर 4 की कैश फ्लो बनने वाली है। इसमें आखिरी में जाके और ग्रोथ ऐड नहीं होगी। ये मैं डिस्कस करूंगा एक बार और बाद में। अब इसी तरीके से तीनों साल के लिए आपने 18% से डेप्रीशिएशन तक सब कुछ बढ़ाया, तो EBIT भी वैसे ही बढ़ा है आपका, जो भी आया होगा यहाँ पे उसको 18% से बढ़ाओ। ठीक है, और आखिरी में ये निकाला। ठीक है, 3121.76 इंटू 1.08 आया 3371.51। तो पहले 3 सालों के लिए 18% से ग्रोथ हुई, चौथे साल ऑनवर्ड्स वो 8% से ग्रो होगा। अब देखो, टैक्स उसमें से 30% माइनस कर दोगे तो EAT आएगा। और अब क्वेश्चन ने कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रीशिएशन लिया है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रीशिएशन जो है, यानी जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद 12% से ग्रो करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था सर, 750, नेट ऑफ डेप्रीशिएशन करोगे तो वो फिगर आ गई 150। सिंपल प्लेन जो बोला लेके चलो, 150 को 12% से ग्रो करना है, 12 है, हाँ 12% से ग्रो करना है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना आया सर, 150। उसको 1.12 से मल्टीप्लाई करो ना, क्यों दिमाग लगाना, ये रहा, इंटू 1.12, फिर इंटू 1.12। ठीक है, यहाँ तक तो कर लिया, पर उसके बाद उन्होंने बोला कि चौथे साल से आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रीशिएशन की हर साल वैल्यू सेम रहेगी। अब अगर सेम रहनी है तो 0 आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम माइनस करते हैं और उतनी ही वैल्यू ऐड करेंगे, तो क्या एक्स्ट्रा कुछ ऐडलेस होगा? नहीं, कहानी खत्म। ठीक है, ये पार्ट आपको समझ में आया क्या? अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम विल बी 25% ऑफ रेवेन्यू। तो करना क्या सर, आपने यहाँ वर्किंग कैपिटल में निकाल के दे देता हूँ। क्या करो, वर्किंग कैपिटल 6800 का
25% ले लो, कितना होता है सर? 1700। मैंने एक ऐसा कर लिया 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 6800, तो वो आ गया 1700। और उसके बाद 8024 इक्वल्स करा 2006। अब या तो 1700 को 18% से बढ़ा लो 3 सालों के लिए, क्योंकि रेवेन्यू भी 18% से ग्रो हो रहा है, तो ये भी 18% से ही ग्रो होगा, क्योंकि ये 25% है एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। तो हर बार सेल्स इंटू 25% कर लो, या 1700 को 18% से बढ़ा लो 3 सालों के लिए, यू विल गेट द सेम फिगर। ठीक है, अब 9468.32 इक्वल्स 2367.08 2793.155 या 16 ले लो। ठीक है, ये इतना आ गया। और वर्किंग कैपिटल एट ऑल पॉइंट बोला ना, दोनों टाइम पे, सो 12066.43 इंटू 0.25 यानी कि हो गया 3016.61। अब ये है वर्किंग कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हमें लेकिन बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लग रहा है तो वो हमें एज एन आउटफ्लो ट्रीट करना है, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल आप निकालते हो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सो 2006 में से 1700 माइनस करोगे तो 306 आएगा आपका। इन दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी 306। फिर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, ये 306 आपको पहले साल एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल डालना पड़ेगा कंपनी के अंदर में, क्योंकि हमारा बैलेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगले साल और हो गई ज़्यादा रिक्वायरमेंट, तो 2367.08 माइनस 2006 यानी कि ये हो गई 361.08। फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस ले लो, वो हो गई 426.07। देख रहे हो मैच कर रहा है ऊपर में, एक गड़बड़ है ये वाला पार्ट, ये मैच नहीं कर रहा, लिखने में गड़बड़ आई होगी, टोटल में नहीं होगी। मैं एक बार फिर भी चेक कर लूँगा, यहाँ होना चाहिए 361.08। ठीक कर लो, वो क्या कॉपी पेस्ट करने में आ गया होगा 306 उधर का उधर में। बाकी मैं टोटल कर लेता हूँ, टोटल मेरे हिसाब से सेम रहेगी 1851.89 में हमने माइनस 188.16 करा, माइनस 361.08 करा। हाँ, आपकी टोटल सही है सर, क्योंकि मैंने स्टाफ को दिया, स्टाफ ने टाइप करा, अब टाइप करने में गलती से उसने 306 का वापस 306 ही लिख दिया, तो यहाँ पे जो फिगर दिखी वही लिया, कोई टोटल तो करा नहीं होगा, इसलिए वो फिगर ये वाली सही आई है। ठीक है, एक ये चेक कर लो, ठीक कर लो बस। ये 426 आ गई, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, वो 223.45 आ जाएगा। कहानी ख़त्म। आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल विल बी और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो आप माइनस करोगे आपके कैश फ्लोज में से। तो आपने सबसे पहले अर्निंग आफ्टर टैक्सेस जो था उसमें डेप्रीशिएशन ऐड करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करा, ये दोनों ट्रीटमेंट एक ही लाइन में हो गई, तो कैश फ्लोज में कन्वर्ट हो गया, और वर्किंग कैपिटल भी आपने हटा दिया। अब जो कैश फ्लो बचा है ये फ्री हो गया सर, कंपनी की रिक्वायरमेंट से फ्री हो गया। अब ये डेट और इक्विटी होल्डर में बांट सकते हो, इस कैश फ्लो को आप डिस्काउंट कर सकते हो, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की। पर अब आपको जो टर्मिनल वैल्यू निकालनी है वो थर्ड ईयर में निकालनी है। उसके लिए फोर्थ ईयर की कैश फ्लोज आप न्यूमरेटर में ले लोगे, दैट इज़ 1548.42। अब आगे देखो हाँ, ये क्या हो गया, टर्मिनल वैल्यू यहाँ पे क्यों बदल गई? अच्छा, थोड़ा सा और मेरे ही स्टाफ की तरफ से गलती है, इसको भी ठीक कर लो। ये देखो 1548 वापस वहाँ पे कॉपी हो गया, तो ये गलत फिगर हो गई। 2360.06 माइनस 223.45 दैट कम्स टू 2136.61। तो ये वाली फिगर आती है ये रहा 2136.61। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस का साइन डाल दो। 0.15 आपका डिस्काउंटिंग का रेट था, 0.08 हुआ। ये आप क्या निकाल रहे हो, टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3।
उसके लिए 4th ईयर की कैश फ्लो लोगे, वो 4th ईयर का है सर, ग्रोथ 8% की ऐड करने के बाद ही वो कैश फ्लो निकली है। तो और वहाँ ग्रोथ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों का यहाँ पे सवाल आता है कि वहाँ पे 1.08 करना चाहिए, नहीं सर। आपने देखा होगा ये जहाँ से कैश फ्लो आई है उसके सबसे ऊपर वाले कॉलम में रेवेन्यू 8% की ग्रोथ ऐड करके ही तो आया था वो, है ना। तो ये आ गई आपकी वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3, जिसको आप 3rd ईयर के फैक्टर से डिस्काउंट करोगे। ये देखो आखिरी में 2 फैक्टर आपके 3rd ईयर के, ये 30,523 यहाँ ले लिया। सो ये था सर आपका फ्री कैश फ्लोज टू फर्म फॉर 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, और उसके बाद था टर्मिनल वैल्यू फॉर 3rd ईयर। आपने सबको डिस्काउंटिंग करा 15% के रेट से एंड यू गॉट द फर्म की वैल्यू दैट इज़ 23,040.79। आया समझ में। आपको फ्यूचर के कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करनी है। और फ्री कैश फ्लोज टू फर्म कैसे निकाला सर? सिंपल, EBIT लिया, उसमें से टैक्स माइनस करा। अब बेसिकली उसमें हमने डेप्रीशिएशन ऐड करना चाहिए और कैपेक्स माइनस करना चाहिए। इस क्वेश्चन में इन्होंने इसका नेट ऑफ अमाउंट जो आ रहा था वो माइनस कर दिया, यानी कि कैपेक्स ज़्यादा आ रहा था इसलिए माइनस करा। और माइनस हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वो इंक्रीज़ होता है तो वो माइनस करते। वर्किंग कैपिटल अगर डिक्रीज़ होने का कभी कोई क्वेश्चन आ गया ना तो ऐड करना पड़ता है। ये चीज़ याद रखना। दैट्स इट। ये चीज़ें हमने सीखी थी, वही हमने सारी निकाली और उसको डिस्काउंटिंग कर लिया। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10 पे थोड़ा ध्यान देंगे अब। देखो सर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अगर आपको याद होगा तो ऐसा एक क्वेश्चन ना हम ऑलरेडी सिक्योरिटी वैल्यूएशन में देख चुके हैं, पर फिलहाल उसको वापस से साइड में रखते हैं, फिर से देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कंपनी का दिया है 2900 मिलियन यूरोज़ का, इक्विटी कैपिटल भी दिया है 13,000 मिलियन यूरोज़ का, और पार वैल्यू भी दी है। नोटिस करना, आप इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू करके नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। 13,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू हो गया ना ये, तो ये आ गया सर 325 मिलियन। ये हो गए मेरे नंबर ऑफ शेयर्स। अब एक और चीज़ याद रखो, ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करोगे एक एक चीज़ करके कैसे निकल रही है। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकाला आपने, इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू रख के, दैट वाज 13,000 डिवाइडेड बाय 40, सो 325। फिर आपने EPS निकाला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर रख के, जो कि था 2,900 डिवाइडेड बाय 325। देखो है ना, ये 4 डेसिमल में ले लेते हैं, 8.9231। आगे, डेट टू इक्विटी रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ द प्रॉक्सी। ये हमारी कंपनी का है, ये दूसरी कंपनी का है, 1:2। और बीटा जो हमको दिया है वो हमारा नहीं दिया है, प्रॉक्सी का दिया है, और ये बीटा गेयर्ड बीटा है। अब आपका सवाल आएगा, सर आपको कैसे पता चला कि ये बीटा गेयर्ड बीटा है? सिंपल है सर, ध्यान देना। उन्होंने बोला प्रॉक्सी कंपनी का बीटा, और प्रॉक्सी कंपनी में मैंने पता लगा लिया कि डेट है, तो जो भी बीटा दिया हुआ होगा वो मैं उसे गेयर्ड बीटा ही मानूंगा, अनलेस एंड अनटिल वो अनगियर्ड के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे। कभी भी कंपनी का जब बीटा निकाला जाता है नॉर्मली एक ही रहेगा सर, या तो गियर्ड रहेगा या तो अनगियर्ड रहेगा। और अनगियर्ड कब रहेगा? जब हम मानेंगे या कंपनी में कोई डेट होगा ही नहीं, और अगर है तो वो बीटा गियर्ड बीटा है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये बीटा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इस 0.20 के रिस्क में जो डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन इंक्लूडेड है ना, वो 1:2 का इंक्लूडेड है रिस्क, पर हमें चाहिए 1:3 का। अब आप नोट करोगे 1:2 का ज़्यादा रिस्क होता है कि डेट इक्विटी के कंपैरिजन में आधा है 50%, बट यहाँ तो सिर्फ 33% ही है। 33 भी बोलो 1:2, हाँ यहाँ अगर आप बोलोगे 33 है तो यहाँ 25% ही है। ऐसा तो हमारी कंपनी में डेट का रिस्क थोड़ा कम है, इक्विटी का ज़्यादा पैसा है, तो रिस्क कम है, तो हमारा 0.20 से गियर्ड बीटा हमारा भी कम आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। मैं करूँगा एक चीज़, जो प्रॉक्सी कंपनी का गियर्ड है उसमें से उनका 1:2 का जो डेट का रिस्क है हटा दूंगा, और ऐसी कंपनी का बीटा तैयार करूँगा जो कि फुल्ली अनलिवर्ड है, जिसमें डेट होता ही नहीं है। ठीक है, अब इसको वापस इस्तेमाल करूंगा और अपनी कंपनी का जो डेट का रिस्क है 1:3 वो डाल के फिर से मैं गियर्ड निकाल लूंगा। सेम फॉर्मूला 2 बार यूज़ करेंगे, एक बार
डेट का रिस्क हटाने के लिए दूसरे कंपनी का, एक बार मेरे कंपनी का रिस्क डालने के लिए। अब ये जो गेयर्ड बीटा आएगा वो मेरा प्रॉपर डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से रिस्क बीटा शो करेगा। ठीक है, आया। ग्रोथ रेट दी है मुझे, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है, आरएफ, आपको मार्केट का रिटर्न भी दिया हुआ है। सीएपीएम में गेयर्ड बीटा यूज़ करना पड़ेगा, वो यहाँ से आएगा इस पूरी प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद। सीएपीएम से रिटर्न निकल जाएगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन और चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है। अज्यूम करो कॉर्पोरेट टैक्स रेट टू बी 30% और बीटा ऑफ डेट एज 0। क्वेश्चन ने बोल दिया डेट का बीटा 0 मान के चलो, बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 ही मानते हैं। ठीक है, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, इन्होंने 3 डेसिमल में लिया, हमने 2, हाँ सही है, हमने 4 में लिया था। अब हमें निकालना क्या है सर, वैल्यू ऑफ शेयर। इन्होंने ना फर्म की वैल्यू निकालने नहीं बोला है, शेयर की वैल्यू निकालने बोला है। अब शेयर की वैल्यू निकालना है तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म लेके तो नहीं होगा सर, हमें निकालना पड़ेगा फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। डिविडेंड की तो कोई डिटेल ही नहीं है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कहाँ से यूज़ करोगे। सो डिविडेंड का ही एक ऑल्टरनेटिव होता है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, मतलब ऐसा पैसा जिसमें से डिविडेंड बांटा जा सकता है पूरा का पूरा। हमारी सारी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, कैपेक्स माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया, वर्किंग कैपिटल भी माइनस कर दिया, है ना। तो एफसीएफई निकालना है। एफसीएफई निकाल के आप क्या करोगे सर, उसमें ग्रोथ ऐड करोगे और नीचे में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ लोगे तो आपको जो चाहिए वो निकल जाएगा। अब ग्रोथ रेट तो हमको क्वेश्चन में क्लियरली दी हुई है, जो नहीं है हमारे पास में वो है एफसीएफई और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए सीएपीएम का इस्तेमाल करेंगे, पर उसमें भी गेयर्ड बीटा की ज़रूरत है। सो यहाँ पे मैं वो पूरा आंसर स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे करा था ना, एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर, जो जो चाहिए वो अगले स्टेप पे निकालते जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू एफसीएफई इंटू 1 प्लस ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वर्किंग ख़त्म करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस गेयर्ड बीटा इन ब्रैकेट मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में तो आप सिर्फ बीटा लिखते थे, वहाँ गेयर्ड अनगेयर्ड नहीं लिखते थे भाई, वहाँ इतना कॉम्प्लिकेट बनाया ही नहीं था सिचुएशन को, यहाँ बनाया है तो स्पेसिफाई करना पड़ रहा है। बहुत बोलने लगाते हो यार तुम लोग। 8.7 और 10.3, 8.7 प्लस ये 10.3 माइनस 8.7। अब गेयर्ड बीटा नहीं है, आप बोलोगे सर ये उठा के रख लो, है ना, 0.20 का, पर वो हमारा नहीं, वो प्रॉक्सी का है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रिमूव प्रॉक्सी कंपनीज डेट रिस्क। सो फॉर्मूला गेयर्ड बीटा इज इक्वल टू अनगेयर्ड बीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो 1 माइनस टैक्स। ठीक है, गेयर्ड है 0.20, हमें निकालना है अनगेयर्ड 1 प्लस, उनका डेट इक्विटी रेशियो है 1:2 का, टैक्स का रेट है क्या क्वेश्चन में 30%, सो वो आ गया 0.30। करें सॉल्व इसको, सो 0.20 इज इक्वल टू, ध्यान देना सर, 1/2 इंटू 0.70 प्लस 1 दैट कम्स टू अनलीवर्ड बीटा इंटू 1.35। अब आपने क्या करा, सॉल्व करा और क्या करा, 0.14881। अब आप नोटिस करना, जैसे ही आपने डेट का रिस्क हटा दिया गेयर्ड बीटा में से, अब जो बीटा आया है वो 0.20 से कम आया, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब इसमें प्योर इक्विटी वाला है, ये असेट बीटा हो गया, इसमें डेट नहीं है। डेट अगर आप लाते हो तो रिस्क बढ़ता है सर, ये चीज़ नोट करना हमेशा। अब ये अनगेयर्ड हो गया, ऐसी कंपनी जिसमें कोई डेट है ही नहीं। अब हम ऐड करेंगे
add our company's debt risk। ठीक है, वापस से सेम फॉर्मूला, गियर्ड बीटा, अनगियर्ड बीटा, वन प्लस डेट इक्विटी, वन माइनस टैक्स। सो अनगियर्ड था 0.1481, डेट इक्विटी 1:3, 1 माइनस 0.3, कर लो सॉल्व। 1/3 इंटू 0.70 प्लस 1 इंटू 0.1481, देखो 0.1827। नोटिस करना उनके गियर्ड बीटा से हमारा गियर्ड बीटा कम आया है, क्योंकि उनके कंपनी में 1:2 का डेट इक्विटी रेशियो 1:2 का था, यानी कि 33%, 1/3 करोगे तो डेट था, पर हमारे इसमें 1:3 है, यानी कि सिर्फ 25% डेट है। हमारी कंपनी में डेट कम है तो रिस्क कम है, इसलिए गियर्ड बीटा भी हमारा उनके कंपैरिजन में जो 0.20 था वो कम आया है। लॉजिक भी तो पता होने चाहिए ना। अब ये उठा के आप ऊपर डालोगे 0.1827, डाला, नया इक्विटी आ गया 10.3 माइनस 8.7 इंटू 0.1827 प्लस 8.7, दैट कम्स टू 8.99%। ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया सर। ये सीधा सीधा उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ। ग्रोथ रेट क्या है 8% की, तो ऊपर आ जाएगा 1.08, नीचे आएगा 0.0899 माइनस 0.08। अब सिर्फ बचा है तो वो है FCFE, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी। ध्यान देना, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इज नथिंग बट आपका जो भी अर्निंग पर शेयर है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपकी जो मेथड होती थी ना वो ऐसे होती थी, EBIT लेते थे आप, उसमें से टैक्स हटा के EBIT 1 माइनस टैक्स करते थे। इसमें डेप्रिशिएशन ऐड बैक करते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करते थे और वर्किंग कैपिटल माइनस करते थे, तब जाके FCFF आता था। ठीक है, इसका मतलब क्या है मालूम है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो प्रॉफिट होता था ना सर, ये इक्विटी और डेट दोनों का प्रॉफिट होता था। ठीक है, इसमें से जब डेप्रिशिएशन ऐड किया जाता था, कैपेक्स माइनस किया जाता था, वर्किंग कैपिटल माइनस किया जाता था, तो ये मतलब निकलता था कि इक्विटी और डेट दोनों को पहले ये इंश्योर करना है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट साइड में हो जाए। सिर्फ इक्विटी वालों को नहीं, वो डेट वालों को भी इंश्योर करना होता था। तो उसके बाद जो बचता था वो रहता था इक्विटी और डेट वालों का पैसा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल और ये जो डेप्रीशिएशन ऐड बैक किया जा रहा है कैश फ्लो में, ये सिर्फ इक्विटी वालों की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी डेट वालों की भी होती है। अब ऐसे केस में अगर आपको FCFE निकालना है, ठीक है, यानी कि आपको अगर यहाँ पे FCFE चाहिए, तो मेक श्योर कि इस तीनों का सिर्फ इक्विटी का हिस्सा माइनस हो उसके अर्निंग में से। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर लेके EPS लेता हूँ, तो नोटिस करना ये सिर्फ इक्विटी वालों की अर्निंग है सर, और साइड में कंपैरिजन में देखो वो जो अर्निंग थी वो इक्विटी और डेट वालों की थी। तो इस तरीके से आप FCFF तो निकालते थे। अब आप नोटिस करना ये जो अर्निंग होती थी सर, ये होती थी इक्विटी और डेट वालों की दोनों की। ठीक है, टैक्स निकाला तो ये भी अर्निंग उन दोनों की आई जो आफ्टर टैक्स आई है। अब अपनी दो अर्निंग में से डेप्रीशिएशन ऐड बैक करना, कैपेक्स माइनस करना और वर्किंग कैपिटल माइनस करना। लेट से ये आया 20 रुपये और इन सब का मिला के आता है 10 रुपये, तो बैलेंस जो कैश फ्लो बचा वो 10 रुपये का। ठीक है, चलो 10 भी हटा लो, ये 8 रुपये ले लो और ये 12 ले लो। तो ये 8 रुपये का कंट्रीब्यूशन जो है कंपनी की रिक्वायरमेंट हमने साइड में रखनी है, ये मतलब निकलता था। पर ये जो साइड में रखने की जिम्मेदारी है ये दोनों की होती थी सर, इक्विटी और डेट वालों की। उसके बाद ये दोनों का पैसा निकल के आता था, सिंपल सी बात है। पर अगर अब आप यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर और EPS ले लो, तो ये तो सिर्फ इक्विटी वालों का है, मानते हो बात को?
ये तो सिर्फ इक्विटी वालों का है, ये था इक्विटी और डेट वालों का। इक्विटी और डेट वाले दोनों मिलके वो कंट्रीब्यूशन जो कंपनी को लगता था वो साइड में रखते थे, फिर दोनों का पैसा निकल के आता था। यहाँ पे भी सेम चीज़ है सर, पर अगर सिर्फ इक्विटी का पैसा यूज़ हो रहा है या अर्निंग पर शेयर आप ले रहे हो, तो उसमें से जो डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, कैपेक्स माइनस करोगे और वर्किंग कैपिटल माइनस करोगे, वो सिर्फ इक्विटी वालों का हिस्सा होना चाहिए। डेट वालों का अलग निकाल लो, इंटरेस्ट लेके यहाँ पे इंटरेस्ट पर शेयर ले लो, उसमें से उनका हिस्सा, उनका कैपेक्स, उनका वर्किंग कैपिटल। हाँ, आपने बेसिकली इस चीज़ को दोनों लोगों में बांटना है। कहानी सिंपल, क्योंकि फ्री कैश फ्लो टू फर्म तो ऐसे ही निकलता था कि दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। तो अब हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी डेप्रीशिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल की नेट रिक्वायरमेंट आएगी, उसमें से सिर्फ इक्विटी जितना पोर्शन हम ईपीएस में से माइनस करेंगे, यानी कि इक्विटी वालों की अर्निंग में से माइनस करेंगे। पूरा नहीं सर, पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों की जिम्मेदारी बनती है। और अगर सिर्फ मेरी अर्निंग की बात आई तो मेरी अर्निंग में से मेरा ही हिस्सा जो मैंने देना बनता है उतना ही दूंगा। ठीक है, तो अब क्या आता है यहाँ पे देखो। हमने यहाँ पे लिखा है क्या? हाँ, अब अगर मैं FCFE निकालता हूँ और उसकी शुरुआत EPS से करता हूँ, तो इसमें मैंने 3 चीज़ें एडजस्ट करनी है, डेप्रीशिएशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल। तो ये तीनों में मेरा ही हिस्सा एडजस्ट होगा। ध्यान देना, डेप्रीशिएशन इनटू कितना परसेंट है, आपका डेट इक्विटी रेशो देख लो। डेट इक्विटी रेशो है 1:3 का, यानी कि टोटल 4 रुपये में 3 रुपये बनता है इक्विटी वालों का, 75%, है ना। तो मैं सिर्फ डेप्रीशिएशन के टोटल रिक्वायरमेंट का 75% ही ईपीएस में से माइनस करूंगा, बाकी 25% ऐड करूंगा। सॉरी, डेप्रीशिएशन में, ये ईपीएस में ऐड होगा डेप्रीशिएशन। बाकी 25% इंटरेस्ट के हिस्से में लगेगा, यानी डेट के हिस्से में, माइनस जो भी आप कैपेक्स लोगे उसका 75%, माइनस जो भी आप वर्किंग कैपिटल में चेंज लोगे उसका 75%, ऐसा। तो क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पे 1 - B करा हुआ मिलेगा, कहाँ गया ये देखो, कैपेक्स नेट ऑफ डेप्रीशिएशन लिया उन्होंने, ठीक है, कोई नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 - 0.25 करा हुआ मिलेगा, ये और कुछ नहीं सर, इक्विटी का शेयर है, उनमें अपना इक्विटी का शेयर है। ये भी वर्किंग कैपिटल, उसमें भी इक्विटी का शेयर। अगर अर्निंग इक्विटी की है तो इक्विटी का शेयर ही माइनस करा सर, आपकी FCFE आ गई, रख दो, 0.3355 आया, 0.3355। अब आपका क्वेश्चन सिमट गया, ये रहा, यहाँ पे 0.3355 रख दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब मैं इंस्टीट्यूट का आंसर ले लेता हूँ यहाँ पे, ये रहा ठीक है, 0.3355, 8% ग्रोथ यहाँ माइनस हुई, और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने जो निकाली, हमारे शेयर्स की प्राइस आ गई। आया क्वेश्चन में समझ में? ये 1 - B यहाँ पे होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखोगे 1 - B दिया होता है, फिर आपका कैपेक्स नेट ऑफ डेप्रीशिएशन होता है। 1 - B का मतलब ये, B यानी कि डेट का हिस्सा 25%, 1 में से माइनस करोगे तो इक्विटी का निकल के आएगा, और उतना ही माइनस होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरीके से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 11 में और कुछ चेंज है क्या? देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में फ़िलहाल छोड़ के चलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 ना एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है, तो वो रिपीट ही हुआ है। यहाँ पे 3 साल और फिर 2 ग्रोथ पीरियड थे, हाई ग्रोथ और स्टेबल ग्रोथ। यहाँ पे भी आपके 2 ग्रोथ के पीरियड है। विल ग्रो एट 20% पर ईयर फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, और उसके बाद में वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। स्टेबलाइजेशन का रेट भी दिया होगा। डेप्रिशिएशन वुड बी रिक्वायर्ड, अच्छा नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। देखो, ये 20% से पहले बढ़ाया, और आप देखो चौथे साल में स्टेबलाइज कर दिया, यानी कि सेम तीसरे साल की कैश फ्लो चौथे साल में ले ली, यानी कि ग्रोथ ऐड हो गया। ये चौथे साल की कैश फ्लो है, जो भी था ही नहीं ग्रोथ, तो कुछ ऐड ही नहीं करा हमने, वो उसी को हमने कंटिन्यू करा। ठीक है
ये तो प्रैक्टिस के साथ, इसमें कुछ नया नहीं है तो मैं फिर इसको छोड़ रहा हूँ वापस से। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं सर। ये एंटरप्राइज वैल्यू वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक देख चुके हैं। पर शेयर वैल्यू और इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी इफ अप्लीकेबल इज इबिट्टा का मल्टीपल 5 है। देखा ये कौन सा क्वेश्चन है, मैं अभी अभी आपको बता देता हूँ। वो 60 वाला जो था, 60 वाला ये रहा। यहाँ पे भी इबिट्टा का 5 मल्टीपल में एंटरप्राइज वैल्यू निकाल रहे थे। देखो सर फटाफट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। कुछ नया हो तो मज़ा आता है। देखो सर अब ये क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी आसान है क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें हम 2 मेथड यूज़ करेंगे सर, अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड, अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड और एंटरप्राइज वैल्यू। ये दोनों हम पहले भी देख चुके हैं तो रिपीट कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को। आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 10 लाख का, यानी कि सेल्स में से आपने क्या करा है, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करे, इनडायरेक्ट नहीं। इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग से दिए उन्होंने 4 लाख के, तो 10 में से 4 लाख माइनस करा। अब आपका प्रॉफिट आ गया प्रॉपर नेट प्रॉफिट 6 लाख का। ठीक है, अब इसमें और तो कुछ दिया नहीं है, हम इसको मान के चलेंगे ये है हमारा इबिट्टा। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 1 लाख, कंपनी के पास डेट है 3 लाख, सरप्लस फंड एक्स्ट्रा के पड़े हुए 5 लाख। मार्केट की रिलेटेड वैल्यूज़ देखो, ये आपका रिस्क फ्री रेट, ये मार्केट रिटर्न और ये बीटा। इसकी मदद से रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न और ये बीटा, इसकी मदद से हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल ली। किस वास्ते? कैपिटलाइजेशन के काम आएगा सर। क्या कैपिटलाइज करना है? प्रॉफिट 6 लाख का। क्वेश्चन क्या बोलता है? पर शेयर, अंडरलाइन करो इस चीज़ को, अर्निंग वैल्यू बोला ना उन्होंने, अर्निंग। इसका मतलब ये कुछ नहीं सर, और अर्निंग्स को सबसे पहले तो आप कैपिटलाइज करो और उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करो, क्योंकि उन्होंने बोला पर शेयर, तो आपकी आ जाएगी पर शेयर वैल्यू। तो 6 लाख का आपने प्रॉफिट निकाला, 11.25% का आपने कॉस्ट निकाला। ये देखो 6 लाख और 11.25%, 6 लाख को 11.25% से कैपिटलाइज करा तो हमारे कंपनी की वैल्यू आई 5,333 लैक्स। उसको 1 लाख से डिवाइड करना है। लैक्स आई है, क्या आई है भाई? अच्छा 5,333 लैक्स नहीं है, वो 600,000 है। तो इन्होंने एक्चुअली गलत करा, ये सब है ना, ऐसे कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो उसको कैसे लिखा जाएगा? 53, 6 डिवाइडेड बाई 0.1125। हाँ, तो ये है सर 53.33 लैक्स और नंबर ऑफ शेयर है 1, यहाँ लिखो इन लैक्स। ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो पर शेयर वैल्यू भी 53.33 आई। कहानी खत्म हुई। अब उसके बाद बोलता है इक्विटी वैल्यू जो होगी कंपनी की, इफ अप्लीकेबल इट विल बी इबिट्टा मल्टीपल इज 5। अब आपको यहाँ पे इक्विटी वैल्यू निकालनी है अगर अप्लीकेबल, तो यहाँ पे यहाँ कॉमा होना चाहिए था, और इबिट्टा का मल्टीपल उन्होंने 5 दे दिया। इबिट्टा के मल्टीपल से क्या आएगा? ई एंटरप्राइज वैल्यू आएगी। अब आप नोटिस करना, अगर ये अर्निंग इंटरेस्ट के पहले की है तो इससे निकलने वाली वैल्यू भी डेट और इक्विटी दोनों की आएगी, क्योंकि इसमें से अभी तक इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ, तो इस पे हक डेट वालों का भी बनता है। भैया मेरा पेमेंट दे देते तो मैं साइड में हो जाता, पर अब मैं नहीं होऊंगा। तो 6 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आता है 30 लाख। अब 30 लाख में से डेट वाले कितने हैं? 3 लाख, माइनस कर दो, बचा कितना? 27 लाख, और हमारे पास सरप्लस फंड्स पड़े हैं 5 लाख, वो ऐड कर दो, तो 32 लाख बनती है हमारी इक्विटी की वैल्यू। ये रहा। ट्राई करो क्वेश्चन में, मतलब या तो पूरा लिखो, या तो सब थाउजेंड्स में लिखो, या तो सब लैक्स में लिखो। ये आधा अधूरा नहीं, ये ऊपर में क्या, ये तो थाउजेंड्स में लिखा, नीचे 1 लाख पूरा लिखा, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। आया क्या समझ में? ये तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट देखे ना, वही इनफ हो चुके हैं वैसे तो, ये सब जो देखा था हमने। ठीक है, चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट चालू करेंगे सर। नए कॉन्सेप्ट का हमारा नाम है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है सर, ये वाला मैं एक ब्रेक लेके आता हूँ और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। अगले 3-4 क्वेश्चन उसी पे है। 13 से लेके 19 सिर्फ 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर के, फिनिश करेंगे सर फटाफट। लेट्स टेक अ ब्रेक।
सो वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। और अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं सर, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो सिर्फ इतना सा है कि मैं एज एन इन्वेस्टर इन द कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कंपनी से कि वो मुझे कितना कमा के दे। लेट से 10 रुपए, पर कंपनी मेरे पैसों का इस्तेमाल करके मुझे अगर 12 रुपए कमा के दे रही है तो मेरे लिए वैल्यू एडिशन कितना हो गया, वो 2 रुपए। यानी कि मैंने कितनी उम्मीद लगाई थी उससे ज़्यादा आपने कितना कमा के दिया। सो द प्रॉफिट दैट यू हैव अर्नड माइनस द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम द कंपनी। सिंपल भाषा में सर, कि मैं कितनी उम्मीद लगा के बैठा हूं कि मुझे कंपनी इतना कमा के दे 10 रुपए, और कंपनी उन्हीं पैसों का जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करा है इस्तेमाल करके अगर 12 रुपए कमा के दे रही है तो यस सर, वो वैल्यू ऐड कर रही है मेरी लाइफ में भी। क्योंकि मैंने तो सिर्फ 10 रुपए की उम्मीद लगाई थी कंपनी से, कंपनी ने मुझे 12 रुपए कमा के दिया, दैट्स 2 रुपीज़ ऑफ वैल्यू एडिशन। ये हो गया सिंपल सा फंडा। अब थोड़ा सा डिटेल में उसमें हम वर्किंग करते हैं, ध्यान देना। लेट्स से कि एक कंपनी है, कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट किए गए। मैं हर एक फिगर आपको समझाऊंगा, हमारे पास में टाइम कम है इसलिए यहाँ से ही ले रहे हैं, अब लिखने में टाइम लगेगा। अच्छा, तो 100 रुपए में कंपनी में इन्वेस्ट किए गए, और इन्वेस्ट करने वाले ना सर सिर्फ इक्विटी नहीं, डेट होल्डर्स भी थे। सो इक्विटी ने इन्वेस्ट किया 60 रुपए, डेट होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया 40 रुपए। सीधी सी बात है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो फ्री में तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। अब उनकी कुछ उम्मीदें बैठ जाएगी कंपनी से कि कंपनी हमें इतना इतना परसेंट कमा के दे। सो इक्विटी होल्डर्स की जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है कंपनी से, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाती है, और डेट होल्डर्स की जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है वो कॉस्ट ऑफ डेट कहलाती है। ठीक है, सो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेके चलिए कि 15% है, और कॉस्ट ऑफ डेट मान के चलिए 10% है। अब हमें ये भी पता है कि जो भी 10% का इंटरेस्ट कंपनी डेट होल्डर्स को देने वाली है उस पर टैक्स का सेविंग होती है। 30% मान के चलो कि टैक्स का रेट है। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना हो गया सर? आपका आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हो गया 2.8%। कैसे? बहुत सिंपल है कि आप यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे और पता करोगे कि दोनों मिला के कंपनी से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इक्विटी होल्डर्स तो 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेट होल्डर्स तो 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आफ्टर टैक्स भी अगर इसको लोगे तो वो 7% आएगा सर। पर दोनों का मिला के जो एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है, जिसे हम KO कहते हैं, जो हम निकालते हैं WACC से, इसी चैप्टर में हमने बहुत बार निकाला, तो वो कितना है? बहुत सिंपल सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को उसके वेट से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 0.6। 60 और 40 का रेशियो दिख रहा है, टोटल 100 रुपये है, तो 60 कितना हो गया 100 रुपये में? 0.6। तो 15 इंटू 0.6 करते ही इक्विटी का वेटेड कॉस्ट आ जाएगा 9। और डेट का देखो, डेट का तो पहले आप 10% को 10 की जो कॉस्ट ऑफ डेट है उसको 0.40 से, यानी उसके वेट से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें से टैक्स हटा दोगे, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लोगे तो वो 2.8 आएगी। और बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वो आफ्टर टैक्स ही होती है, तो आफ्टर टैक्स में ही आफ्टर टैक्स का रेट ऐड करोगे ना। अब 9% भी जो है वो आफ्टर टैक्स है, 2.8 जो है वो आफ्टर टैक्स है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी आ गई सर कंपनी से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज 11.80%। ये रहा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने रुपीज़ लिखा है क्योंकि 11.80% आप 100 रुपये पे लगाओगे तो वो 11 रुपये 80 पैसे ही होगा। यानी दोनों मिला के ये बोल रहे हैं कंपनी को कि आप हमें 11 रुपये 80 पैसे कमा के दो। एक बार कमा दिया, उसमें से 9 रुपये इक्विटी वाले के हैं, 2 रुपये 80 पैसे डेट वालों के हैं। अब डेट वालों के भी आप ध्यान देना। आप उसको ना बैलेंस शीट और P&L अकाउंट से लेके मत चलो, उसको ऐसे समझ के चलो कि भैया ये हम नॉर्मल इंसान हैं। इक्विटी वालों के जो हाथ में आया रिटर्न, हाँ डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो प्रॉफिट में टैक्स कंपनी ने ही भर दिया है। इक्विटी वालों के लिए कंपनी ने जो कमाया उस पे टैक्स कंपनी ने भर दिया, पर डेट वालों के लिए जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है उस पे टैक्स डेट वालों को ही भरना पड़ता है। इसलिए मैंने आफ्टर टैक्स लिया कि डेट वालों को भी अपना टैक्स भरने के बाद में 2 रुपये 80 पैसा बचेगा, इक्विटी वालों को भी भरने के बाद 9 रुपये बचेगा, तो दोनों को आफ्टर टैक्स कितना अमाउंट बच रहा है? 11 रुपये 80 पैसे।
अब सिंपल भाषा में बात करते हैं सर कि अगर दोनों ने 11 रुपये 80 पैसे की रिक्वायर्ड रिटर्न रखी है कंपनी से, तो कंपनी उस 100 रुपये का इस्तेमाल करके कितना कमा रही है। ठीक है, आ जाओ। तो हम देखते हैं कि कंपनी ने ये 100 करोड़ रुपए, 100 रुपये बोलो, 100 करोड़ रुपए कहीं मार्केट में लगाने, उसके बदले कंपनी को रिटर्न मिलेगा। अब ये 100 करोड़ रुपए में क्या आएगा सर, आपके फिक्स्ड असेट्स आएंगे, वर्किंग कैपिटल आएगा, फिर आपका बिजनेस चालू होगा। और बिजनेस चालू होगा तो फिर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो जनरेट होना शुरू होगा। कुछ सेल्स करोगे, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करोगे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा, उसमें से इंटरेस्ट दे दोगे डेट वालों को तो बचा ईबीटी, फिर इसमें से टैक्स दे दिया तो बचा ईएटी, और ईएटी में से इक्विटी वालों को भी डिविडेंड दे दिया। तो अब ये सारा का सारा रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाता है, क्योंकि हमने जिन जिन को देना था दे दिया, अब बचा हुआ बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब इसमें से आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा प्रॉफिट आपने इन दोनों के लिए कमाया। अब यहाँ पे प्रॉफिट के बहुत सारे तरीके हैं सर, एक है ईबीआईटी, एक है ईबीटी, एक है ईएटी। आप बताओ हमने कौन सा प्रॉफिट लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, अर्निंग आफ्टर टैक्स अगर आप नोटिस करोगे तो इस पे हक सिर्फ इक्विटी वालों का है। या हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, ईबीआईटी ये ऐसी अर्निंग है जिसमें से अभी तक ना इंटरेस्ट दिया ना टैक्स दिया। जब तक आप लोगों का पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो लोग अपने प्रॉफिट पे हक जमा के रखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें से इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हो तो अब आया ईबीटी। अब बताओ इस पैसे पे किसका हक है, सिर्फ इक्विटी होल्डर्स का और गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी तक आपने टैक्स नहीं दिया। जैसे ही आप गवर्नमेंट को टैक्स दे दोगे तो जो प्रॉफिट बचेगा उस पर सिर्फ इक्विटी वालों का हक होगा। तो मैंने ये तीनों प्रॉफिट को क्या करा कि हर प्रॉफिट पे किन किन लोगों का हक बनता है वो निकाल लिया। देखो ईबीआईटी पे डेट वालों का भी हक बनता है, गवर्नमेंट का भी हक बनता है और इक्विटी वालों का भी हक बनता है ना। अब इसमें से इंटरेस्ट दे दे जैसे ही चुका दोगे तो अब डेट वालों का हक आगे जाके बनेगा क्या, नहीं बनेगा। बस, तो ये तीन प्रॉफिट आपको समझ में आ गए किस किस के है ना। अब हमें क्या निकालना था कि इक्विटी और डेट वालों के लिए मिलके हमने कितना कमाया। तो हमने जो इक्विटी और डेट आ रहा है वो इस केस में ही आ रहा है, ईबीआईटी लेना चाहिए, लेकिन हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए ना। ये पूरा पैसा तो ले नहीं सकते। लेट से ये अगर 100 रुपये, 100 भी नहीं, इसको ले लो कि 20 रुपये आया, तो ये पूरा ले सकते हैं क्या 20 रुपये, क्योंकि 20 रुपये में प्रॉफिट डेट वालों का भी है, इक्विटी वालों का भी है और गवर्नमेंट का भी है। हमें तो सिर्फ डेट और इक्विटी वालों का चाहिए था, राइट। गवर्नमेंट का हटा दो तो बचेगा किसका, डेट और इक्विटी वालों का। तो गवर्नमेंट का कैसे हटाओगे सर? सीधा ईबीआईटी में से टैक्स हटा दो, 1 माइनस टैक्स। तो ये जो 20 रुपये में तीनों का हक था उसमें से गवर्नमेंट का जो हक है वो पे करके रफा दफा करो गवर्नमेंट को। सो अब जो ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स बचेगा ये सिर्फ डेट और इक्विटी वालों के लिए। ज़रा सा ध्यान से उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करो कि इसमें से टैक्स का पेमेंट कर दिया है तो अब इस पे हक सिर्फ डेट और इक्विटी वालों का है। इसी को आप बोलोगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग इसलिए बोलते हैं सर क्योंकि इसमें से अभी फाइनेंसिंग कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है। तो ये प्रॉफिट को सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है, नेट प्रॉफिट नहीं। जैसे इसमें से फाइनेंसिंग कॉस्ट माइनस होती है तो हम उसको फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बोल सकते, सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे। सो ये जो ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स होता है इसे कहेंगे सर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आया? 20 में से 30% गवर्नमेंट को दे दिया, बचा 14। ये 14 है सर जो आपने डेट और इक्विटी वालों के लिए कमाया। कितने के कैपिटल पे? 100 करोड़ के कैपिटल पे 14 करोड़ रुपए कमाए, यानी कि आपने उनको 14% कमा के दिया, राइट। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो ईवीए मेरा हो गया 14 माइनस 11.80, मानते हो? यानी कि तकरीबन ये 2.20%। और अगर मैं रुपीज़ में बात करूं तो ये हो गया 14 करोड़ रुपए मैंने कमाए माइनस 11.80 करोड़ एक्सपेक्ट किया गया था मुझसे, तो मैंने जो वैल्यू ऐड करी वो है 2.20 करोड़ की। मैंने यानी कंपनी ने ऐड करी वैल्यू। ये 2.20 करोड़ की वैल्यू डेट और इक्विटी दोनों के लिए ऐड हुई है ना, सिर्फ इक्विटी वालों का हक नहीं है। ये दोनों के एंगल से आप बात कर रहे हो, दोनों का एंगल यानी कि स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो।
ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं अब, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और कुछ नहीं कि हम कंपनी से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कंपनी हमको कितना कमा के दे रही है। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी डेट इक्विटी का होना चाहिए, जो कंपनी से कमा के लेके आ रहे हो आप वो भी डेट इक्विटी का ही होना चाहिए। उसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट। हाँ, प्रेफरेंस वाले और ये सब ला सकते हो क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। अभी तो मैंने सिर्फ दो ही तरह के कैपिटल वाले लोग लिया था, इक्विटी और डेट। ठीक है, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज़ नथिंग बट जो हमने कमाया माइनस जो हमने एक्सपेक्ट करा। हमने कमाया है जो हमसे एक्सपेक्ट किया गया था कंपनी के एंगल से। तो 14 क्या था सर? और कुछ नहीं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, माइनस 11.80 क्या था सर? आपका इन्वेस्टेड कैपिटल जो है मल्टीप्लाइड बाय WACC। तो आपने 100 करोड़ इन्वेस्ट करे थे, उस पर 11.80% एक्सपेक्ट कर रहे थे। और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आ गया सर? EBIT 1 माइनस टैक्स। तो उसको मैं ढंग से लिख देता हूँ अब, EBIT 1 माइनस टैक्स। अब नोटिस करना, जैसे ही आप EBIT 1 माइनस टैक्स को देखोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें से गवर्नमेंट का हिस्सा तो जा चुका है, इंटरेस्ट नहीं गया, तो अभी डेट वालों का हिस्सा है और अभी ये बचा हुआ इक्विटी, तो डेट और इक्विटी का प्रॉफिट हो गया। और इधर भी अगर आप देखोगे इन्वेस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय WACC, और ऊपर वाले को हम कर देते हैं कैपिटल चार्ज। कैपिटल चार्ज भी कहा जाता है। कैपिटल चार्ज यानी कि और कुछ नहीं कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से, जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर जो परसेंटेज आ रहा है वो, कहानी खत्म। दिस विल गिव यू इकोनॉमिकली कितना आपने वैल्यू ऐड करा इक्विटी और डेट वालों पे। तो 14 करोड़ की आपने कमाई उनको करके दी आफ्टर टैक्स, उन्होंने तो उम्मीद सिर्फ 11 करोड़ 80 लाख की लगाई थी। तो जो बैलेंस बचा 2 करोड़ 20 लाख, दैट इज द वैल्यू दैट यू हैव एडेड इकोनॉमिकली, है ना। अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं देखो उसको। अब आप बोलोगे कि सर टैक्स की सेविंग होती है इंटरेस्ट पे, आप गलत सोच रहे हो। फिर क्यों? मैं बहुत सिंपल बताता हूँ। देखो, टैक्स की जो इंटरेस्ट पे सेविंग होती है ना, वो सिर्फ इक्विटी वालों के लिए होती है। तो जब सारा कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वालों के एंगल से जब करोगे आप, तभी ये बात निकालो मुंह से कि इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होती है तो हमने इधर कुछ लेना चाहिए। नहीं सर, इधर नहीं लेंगे, दोनों का टैक्स माइनस होगा। वैसे भी तो दोनों को अपने पास प्रॉफिट आने के बाद टैक्स देना ही पड़ता है। हमने जो एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाला दोनों का, वो भी आफ्टर टैक्स ही निकाला ना। तो जो पैसा कमाया वो निकालेंगे, वो भी दोनों का टैक्स माइनस करने के बाद निकालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग लोगे, गलत है। इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग लेना, ये सेंटेंस इस पूरे इसमें बोलना ही गलत है, क्योंकि वो सिर्फ तभी बोला जाता है जब सिर्फ इक्विटी वालों के एंगल से आप बात कर रहे हो। तो यहाँ तो आप इक्विटी वालों के एंगल से बात ही नहीं कर रहे। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट समझ में आया? आओ सर आगे करते हैं। सिर्फ इतना नहीं है, आप एक्चुअल में जब कैपिटल इन्वेस्टेड लोगे तो प्रैक्टिकली जो कैपिटल बनता है वो माना जाएगा, ना कि बुक वैल्यू। हम आगे क्वेश्चन जब आएगा तब हम देखेंगे कि जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसमें एडजस्टमेंट होते हैं कुछ कुछ। आ जाओ, डेल्टा लिमिटेड की करंट फाइनेंशियल इनकम आप देखोगे तो वो है नेट इनकम। अंडरलाइन करो इसको, नेट यानी कि आफ्टर टैक्स है ये 15 लाख का, और उसका मार्जिनल टैक्स रेट है 40%। यानी कि अगर आप 15 लाख को 60% से डिवाइड करोगे तो आपकी बिफोर टैक्स फिगर आ जाएगी। ये 15 लाख तो उन्होंने टैक्स पेमेंट करने के बाद 40% देने के बाद जो 60% बचा, ये वो है। तो डिवाइड कर दो। सो 15 से जैसे ही 0.60 करा, आपका आ गया 25 लाख रुपए का EBIT। नहीं सर, गलत बोल रहे हो। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स करते ही आपका जो आता है वो सिर्फ आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पे हम फ्रेम कर लेते हैं। हमारा ये EBIT होता है, इसमें से हम इंटरेस्ट देते हैं तो EBT आता है, इसमें से टैक्स देते हैं तो EAT आता है। तो ये क्वेश्चन में दिया है 15 लाख का, और अगर हम ये 0.30 माने 40, तो 60% क्या हो गया? ये 25 लाख हो गया। तो अभी भी ये EBIT तो नहीं हुआ। अच्छा,
इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर वॉज 15 लाख। आप इंटरेस्ट का एक्सपेंस यहाँ पे जोड़ लो 15 लाख का, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ईबीआईटी कितना है सर, 40 लाख रुपए का ईबीआईटी है। द कंपनी हैज़ 1 करोड़ रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, जिसमें से 60% डेट है। यानी बहुत क्लियर हो गया कि इक्विटी का कैपिटल जो है वो 40 लाख का है और डेट का जो कैपिटल है वो 60 लाख का है। ठीक है, 0.40 0.60 आर द वेट्स ऑफ ईच ऑफ देम। पर ये वेट्स की एज सच हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि WACC उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया 12.6%। जब ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज हम कॉस्ट लेते, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ये KD1 माइनस टैक्स। आपका अगर ये सोचना है कि यहाँ पे तो हम टैक्स सेविंग ले रहे, नहीं सर, हम यहाँ पे टैक्स सेविंग नहीं ले रहे। कॉस्ट ऑफ डेट को आफ्टर टैक्स करना, यानी कि मैं यही बोल रहा हूँ कि डेट वालों के पास जो इंटरेस्ट आने वाला है उस पर वो टैक्स पे करने के बाद की बात कर रहा है। सीधी बात है, हमने यही निकालना है। आगे, कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम सर ये रहा, ये ऑपरेटिंग इनकम ही तो हुई। ऑपरेटिंग इनकम किसको बोलते हो कि ऐसी इनकम जिसमें से बाहर के जो फाइनेंसिंग के खर्चे हैं वो आपने अभी तक माइनस नहीं करे, जैसे कि इंटरेस्ट, तो वो हो गई आपकी ऑपरेटिंग इनकम 40 लाख की। ठीक है, ये पहला आंसर। उसके बाद, व्हाट इज द डेल्टा लिमिटेड्स इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फॉर द करंट ईयर। सिंपल, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज नथिंग बट नो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि आपने आफ्टर टैक्स दोनों के लिए कितना कमाया। 40 लाख में से 1.1 माइनस 0.40 करेंगे सर, एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस माइनस करते हैं, ये गलत धारणा है। एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस जो आपका अकाउंटिंग या PNL में दिखता है वो माइनस नहीं होता सर, यहाँ पे डेट वालों का भी माइनस होता है, तो ज़्यादा माइनस होगा। तो वो आ गया 24 लाख का, कि कंपनी ने आपको इक्विटी और डेट वालों को आफ्टर टैक्स 24 लाख रुपए कमा के दिए, पर उन्होंने उम्मीद कितनी लगाई थी, 12.6% की लगाई थी ना। 1 करोड़ रुपए पे उन्हें सिर्फ 12,60,000 रुपये चाहिए थे, ये रहे, पर आपने तो उन्हें 24 लाख कमा के दिया, यानी आपने 11,40,000 रुपये कमा के दिया एक्स्ट्रा। दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एडेड। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब आपको नहीं लगता कि अगर इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन से जब कंपनी ज़्यादा या बेहतर परफॉर्म करती है तो मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाती है, राइट? जाएगी। एक्सपेक्टेशन के ऊपर जब भी कंपनी परफॉर्म करेगी आपकी प्राइसेस ऊपर जाएगी, और अगर इन्वेस्टर से एक्सपेक्टेशन से नीचे परफॉर्म करते तो आपके प्राइसेस गिरती, बिल्कुल गिरती सर, पहला। दूसरा पार्ट, अगर आपने एग्जैक्ट 12,60,000 रुपये ही कमाए होते तो आपका EVA कितना आता, 0। क्या मार्केट प्राइस गिरती या बढ़ती? सर हम थ्योरेटिकली मान के चलेंगे कि कुछ भी नहीं होता, वो स्टेबल रहती, फिर नहीं गिरती ना बढ़ती। तो कितना EVA कम होता तो आपकी मार्केट प्राइस स्टेबल होती, 11,40,000 से 0 पे, क्योंकि जो भी नंबर यहाँ दिखता है वो एक्स्ट्रा ही होता है। वो एक्स्ट्रा नहीं होने के लिए EVA को 11,40,000 से कम होना बनता है। ठीक है, डेल्टा लिमिटेड के पास में देखो 2.5 लाख के इक्विटी शेयर्स है आउटस्टैंडिंग, और अकॉर्डिंग टू द EVA यू कंप्यूटेड इन 2, यानी कि 11,40,000 जो हमने कैलकुलेट करा, कितना डेल्टा पे कर सकता है डिविडेंड पर शेयर बिफोर द वैल्यू ऑफ द कंपनी वुड स्टार्ट टू डिक्रीज। कंपनी की वैल्यू कब डिक्रीज होना शुरू होगी सर? जब आपका EVA निगेटिव में जाने लग जाएगा है ना, लॉजिकली। सो ऐसे केस में हमारा EVA अगर 11,40,000 रुपये से ज़्यादा से गिरता है, कम होता है, तो हमारा EVA निगेटिव जाने लगेगा, और निगेटिव गया इसका मतलब कंपनी की एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे या उतना भी नहीं कर पा रहे, तो आपकी मार्केट प्राइस नीचे जाना बनता है लॉजिकली। ठीक है, अब इफ डेल्टा डज नॉट पे, हाँ, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि कितना वो डिविडेंड बांटा जा सकता है। सर जितना EV है उतना डिविडेंड बांटा जा सकता है, ऐसा एग्जाम में करके आना है। लॉजिकली बनता नहीं है वो चीज़ भी आंसर, क्योंकि डिविडेंड आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद का फिगर है सर, ये लास्ट का फिगर है। उसमें से आप कितना भी बांटो, कमाया जो है वो 40 लाख, ये कम नहीं होने वाला। आप इसमें से इंटरेस्ट 15 लाख बांट ही रहे हो ना, तो कहाँ EVA कम हो रहा है?
ईवीए यहीं से डिसाइड हो जाता है। हाँ, इसके ऊपर वाला कोई खर्चा अगर होता तो उससे ईबीआईटी कम आता, ईबीआईटी कम आता तो ईवीए भी कम आता। पर आप सोचो, डिविडेंड अगर आप यहाँ पे बांट दो, लेट से मैंने यहाँ पे 11,40,000 का डिविडेंड बांट दिया अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में से, क्या फ़र्क पड़ गया मेरे ईवीए पे? कुछ भी नहीं। तो फिर मेरी मार्केट वैल्यू क्यों गिरनी चाहिए? नहीं गिरनी चाहिए। पर एक लॉजिक समझो बात को, डिविडेंड वैसे भी जब भी बांटा जाता है, ईवीए वीवीए छोड़ दो, डिविडेंड जब भी बांटा जाता है मार्केट प्राइस उतने से कम होती है, क्योंकि उतना पैसा कंपनी से बाहर चला गया। सो विद गोइंग विद दैट लॉजिक, यस वी कैन से दैट कि मैक्सिमम डिविडेंड जो बांटा जा सकता है विदाउट द मार्केट प्राइस टू स्टार्ट फॉल और डिक्रीज, इट इज़ नथिंग बट द 11,40,000 का टोटल, जितना ईवीए है उतना ही। तो डिवाइडेड बाय 2,50,000 करोगे तो आपको पर शेयर मिल जाएगा। सो थोड़ा एम्बिग्यूअस है ये, पर ऐसा ही लेके चलना है एग्जाम में भी। और क्या बोला, अगर डेल्टा डज नॉट पे एनी डिविडेंड, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन टू द वैल्यू ऑफ द कंपनी? कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है ईवीए। तो ये देखो, अगर पे नहीं करता तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, बिकॉज इट विल अचीव हायर ग्रोथ, हेंस हायर लेवल ऑफ ईबीआईटी नेक्स्ट ईयर। इफ ईबीआईटी इज हायर देन ऑल एल्स इक्वल, वैल्यू विल ऑल्सो बी इंक्रीज, वैल्यू विल ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड। सिंपल कहानी। आपसे उम्मीद ज़्यादा लगाई, देखो यहाँ उम्मीद थी 12,60,000 की। सो तीन सिचुएशन, अगर एग्जैक्ट 12,60 कमाते तो कोई वैल्यू में ग्रोथ वोथ कुछ नहीं होती, ना बढ़ता ना गिरता। अगर ज़्यादा कमा रहे हो 12,60,000 से यानी कि 11,40,000 एक्स्ट्रा आपने वैल्यू ऐड करी, तो मार्केट प्राइस बढ़ेगी, और 12,60 से कम हुआ तो मार्केट प्राइस गिरेगी। उम्मीद के हिसाब से चलना है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सर, कंप्यूट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेटिकल लिमिटेड। अच्छा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, आप सबसे पहले एक काम करना, कहीं पे भी आप या तो आंसर बुक में भी लिख लोगे, फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला इज, अभी नो पैट होता है लेकिन ऐसा लिखो, EBIT 1 माइनस टैक्स माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ना आइडिया आ जाएगा आपको, जो जो दिया है वो वहाँ मार्क कर दो, ताकि ये समझ में आए कि निकालना क्या है। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको दी है वो है फाइनेंशियल लिवरेज। सीए इंटरमीडिएट पे आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर हुआ करता था, उसमें था आपका 3 तरह के लिवरेजेस, टाइप्स ऑफ लिवरेजेस नाम का एक टॉपिक होता था। उसमें था 3 तरह के लिवरेजेस ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, हम कुछ हेल्प करते हैं। सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट करते ही आपका जो आता था उसे हम कंट्रीब्यूशन कहते थे, याद है आपको? उसमें से जैसे ही आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हो तो वो आता था PBIT। उसमें से आप फाइनेंसिंग कॉस्ट माइनस कर दो, है ना, फिक्स कॉस्ट यानी कि वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट थी, ये फाइनेंसिंग कॉस्ट है, तो आता है आपका PBT। अब इसके आगे ज़रूरत नहीं है, पर इसके आगे क्या होता है, टैक्स में से माइनस करने के बाद PAT आता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके EPS आता है, P रेशो से मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ठीक है, आप सिर्फ कहाँ तक याद रखो अभी के लिए, जितना ज़रूरी है वो है ये। अब ध्यान देना, 3 चीज़ें हैं। कंट्रीब्यूशन को PBIT से डिवाइड करते थे तो वो आता था सर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है, और PBIT को PBT से डिवाइड करते थे तो आपका आता था सर फाइनेंशियल लिवरेज, और कंट्रीब्यूशन को सीधा PBT से जब डिवाइड करते थे तो वो आता था आपका कंबाइंड लिवरेज, या फिर ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज भी करते थे तो भी कंबाइंड लिवरेज आता था। हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है सर फाइनेंशियल लिवरेज, यानी कि PBIT डिवाइडेड बाय PBT। ठीक है, स्टार्ट करा सर हमने, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू PBIT बाय PBT। तो ये आपने लिख लिया 1.4 लिख लिया। अब आगे देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है
इक्विटी और रिजर्व्स दोनों का मिला के सर इक्विटी का पैसा होता है वो है 300 लाख का, 170 और 130। डिवेंचर्स आपको दिए 400 लैक्स के। ये जो केडी होता है ये जनरली अगर डिवेंचर्स के ऐसे पहले लिखा हुआ है तो हम इसे बिफोर टैक्स ही मानते हैं। उसको आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करने के लिए आप 30% माइनस कर दो उसमें से, तो आफ्टर टैक्स रेट आ जाएगा 7% का। ठीक है, तो आफ्टर टैक्स केडी है आपके पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपके पास में आ गया। क्या आप WACC निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, कोई आपको अब रिक्वायरमेंट नहीं है। वेट आपको पता है 400 और 300 का वेट है, दोनों के कॉस्ट भी आपको पता है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट। इक्विटी का वेट क्या हो गया सर? 300 बाय टोटल 700, डेट का वेट हो गया 400 बाय टोटल 700। आपको अलग से वेट नहीं भी निकालना, आप ऐसे कर दो WACC इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इंटू वेट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था सर? 17.5% को मल्टीप्लाई कर दो इससे, प्लस 7% को मल्टीप्लाई कर दो इससे। WACC 17.5 डिवाइड इंटू 300 बाई 700 इज़ द वेट ऑफ इक्विटी। 10% को पहले आफ्टर टैक्स करा, इंटू 400 बाई 700 इज़ द वेट ऑफ डेट। तो ये WACC आ गया 11.5% का। यानी कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हर एक रुपए जो दोनों मिलके लगा रहे हैं कंपनी में, उस पर वो उम्मीद लगा रहे हैं कि 11.5% का कंपनी हमको कमा के दे आफ्टर टैक्स। अब कमाया कितना ये पता लगेगा जब आपके पास EBIT की फिगर आएगी। ठीक है, अब और तो कुछ दिया ही नहीं है, प्रॉफिट तो कहीं दिया भी नहीं है सर, कैसे निकालोगे? तभी आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये फाइनेंशियल लेवरेज जो फालतू में दिया हुआ था यहाँ पे, जो सब मतलब जो लग रहा था स्टार्टिंग में कि इसकी क्या ज़रूरत है, वो ही आपको EBIT निकाल के देगा। आ जाओ अब आप नोटिस करो उधर में PBIT माइनस इंटरेस्ट बाय PBT लिखा है। ठीक है, मैं क्या एक काम कर सकता हूँ, जो ये PBT है इसको मैं ऐसा ही लिख सकता हूँ ना, PBIT माइनस इंटरेस्ट, PBIT डिवाइडेड बाय PBIT माइनस इंटरेस्ट भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? ये इसका मतलब तो PBT ही होता है। हाँ ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो। 1.4 इज इक्वल टू PBIT डिवाइडेड बाय PBIT माइनस इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा सर? 400 लाख पे 10% डिबेंचर का इंटरेस्ट है ना, कितना? 40। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके PBIT निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। PBIT 1.4 PBIT माइनस 1.4 1.8 है, 1.4 है, हाँ 1.4 इंटू 40 दैट्स 56 इज इक्वल टू PBIT। अब वो PBIT इधर ला लो, ये 56 उधर ले जाओ तो बचेगा PBIT 56 बाय 0.4। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं गलती करी होगी तो सुधार लेंगे सर। 140 लाख ये देखो, PBIT डिवाइडेड बाय PBIT माइनस इंटरेस्ट। तो आपने इसी इक्वेशन को सॉल्व करा तो 1.4 PBIT माइनस 56 इज इक्वल टू PBIT। ये इधर आ जाएगा, 56 इधर आ जाएगा, ऐसा। तो आपका 140 आ गया PBIT। पर इसमें से तो तीनों का हक बनता है, इक्विटी, डेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भगा दो, 140 में से 30% माइनस करके गवर्नमेंट को भगाया तो दोनों के लिए आपने कितना कमाया? 98 लाख रुपीस। कितना एक्सपेक्टेड था? 11.5% ऑन 700। ये देखो, नो पैट कितना? 98 लाख का। और कितना उम्मीद लगाई थी सर? 11.5% लगाया था टोटल 700 के कैपिटल पे। तो वो कितना था? लिखा नहीं है यहाँ पे, 80.5। सो कंपनी से उम्मीद लगाई गई थी 80.5 वो हमको आफ्टर टैक्स कमा के दे, और कंपनी ने 98 लाख आफ्टर टैक्स कमा के दिया। तो 17.5 लाख का आपका EV हो गया। आपकी मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 लो अब देखो सर, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स DY लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो फटाफट करेंगे। सेल्स आपको 1000 लाख के दिख गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया है, और इंटरेस्ट की जो डिटेल है वो अगले ही पार्ट में दिया है आपको। 8% डिबेंचर्स ऑन 250 लैक्स। अगर आप 250 लैक्स पे 8% कैलकुलेट करोगे तो वो 20 लाख आता है, और यही 20 लाख अगर आप इसमें से माइनस कर दो तो बाकी के खर्चे जो ऑपरेटिंग आते हैं वो 600 लाख के हो गए। ठीक है,
ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 600 लाख के, 1000 लाख का आपका सेल्स हो गया, और कुछ तो नहीं दिया, तो 400 लाख का आपका क्या होगा सर, EBIT फिलहाल के लिए, और कोई एडजस्टमेंट रही तो हम कर लेंगे आगे। तो आ गया, अच्छा ये कॉस्ट ऑफ डेट हो गया 8% डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है इसको टैक्स से माइनस कर सकते हैं। तो अगर हम 1 माइनस 0.30 कर दें यहाँ पे, तो 8 माइनस 30% आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो आता है वो है 5.6% का। ठीक है सर। रिजर्व सर्प इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया 250 का, रिजर्व सरप्लस आ गया 250 का, यानी कि टोटल मिला के इक्विटी का कैपिटल हो गया 500 का। और आप नोटिस करोगे डिबेंचर्स जो है वो 250 के हैं, तो टोटल मिला के जो कैपिटल आ रहा है वो हो गया हमारा 700 लाख का। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू ऑफ DY लिमिटेड भी आपको 900 लैक्स दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, मार्केट वैल्यू दी है पूरे कंपनी की। कॉरपोरेट टैक्स का रेट 30%, और अगले जो 3 पार्ट है ये आपको मदद करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने में CAPM से। जब भी कभी रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न और बीटा दिया होता है तब आप समझ जाओ कि यहाँ CAPM का इस्तेमाल होगा। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू CAPM इज़ नथिंग बट RF प्लस बीटा इन ब्रैकेट RM माइनस RF। मानते हो इस बात को? नहीं मानोगे तो भी आपने क्या कर लेना है, ज़बरदस्ती मानना ही पड़ेगा। 1.4 का बीटा, 12 माइनस 7, सो दैट गोज टू 14%। तो ध्यान दो, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 14%, कॉस्ट ऑफ डेट आ गया 5.6%। ठीक है, इसके बाद आपको वेट्स भी पता है। वेट्स आपके आई थिंक तकरीबन ये 750 रहेगा, सॉरी हाँ, ये 750। वेट्स भी आपको पता है कि देखो 33.33%, जो 1/3 जो है वो डेट है और बाकी का 2/3 जो है वो रिजर्व्स इक्विटी का है। तो आपको वेट्स पता है, आपको कॉस्ट पता है, WACC निकल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद EBIT तो ऑलरेडी निकल ही चुकी है, इसमें से टैक्स माइनस कर दो 30% का। क्या बचा क्वेश्चन में? देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला WACC निकालने का, तो हमने CAPM से 14% निकाला, कॉस्ट ऑफ डेट से 5.6 निकाला। ठीक है, इसके बाद ये रहा WACC, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, वेट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी 1400, टोटल 500, 250 प्लस 250 का इक्विटी था, तो हमने उसका वेट ले लिया, ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/3। ऐसे करके निकालोगे तो 11.20% ये है कंपनी से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। दोनों मिलके ये बोल रहे हैं कि हमारे हर रुपए पे इतना % हमें कमा के दो। सेकेंड पार्ट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। सिंपल सर, जो आपने 1000 लाख लिया उसमें से 600 माइनस होगा, वो इंटरेस्ट साइड में कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस नहीं करते हम। 400 लाख आया, इसे हम कहते हैं EBIT। टैक्स माइनस करो 400 पे 30%, 4 3 12, 120, नो पैट आ गया 280। आपने उनको कमा के कितना दिया? 280 लाख। ठीक है। पर आपसे कितनी उम्मीद लगाई गई थी सर? 750 लाख पे 11.20% कमाने की, यानी कि सिर्फ 84 लाख वो बोल रहे थे। 84 लाख ही उन्होंने बोला कि हमें कमा के दो, आपने 280 लाख कमा के दिया, यानी कि आपकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कितनी हो गई? 196 लाख के। खत्म। अच्छा, एक और चीज़ देखो। अब जो लास्ट पार्ट पूछ रहे हैं वो है सर मार्केट वैल्यू एडेड बताओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ना काफ़ी स्पेसिफिक नहीं है कि मार्केट वैल्यू जो एडेड बतानी है वो दोनों की मिला के बतानी है या सिर्फ इक्विटी वालों की बतानी है। इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ इक्विटी वालों की बताई है, बिकॉज अगर दोनों की मिला के बतानी होती तो बहुत सिंपल हो जाता। 750 बुक वैल्यू, 900 मार्केट वैल्यू, 150 दोनों की मिला के बनती है मार्केट वैल्यू एडेड। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है? इक्विटी की मार्केट वैल्यू एडेड निकाल के दे रहा है। सो इक्विटी है 900 लाख का, माइनस आप इसमें से डेट हटा दो 250 लाख, क्योंकि डेट जो है सर इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं, जो बुक वैल्यू वही आपकी मार्केट वैल्यू निकली। ठीक है, तो ये कितना बचा? 900 माइनस 250, दैट 650 लाख। ये किसका पैसा है सर? यह है इक्विटी वालों का, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी।
और एक्चुअल में इक्विटी की बुक वैल्यू कितनी है, 250 और 250 यानी कि 500। ये देखो 900 में से हमने 250 माइनस कर दिया क्योंकि वो डेट वालों का था। अब जो आया वो सिर्फ इक्विटी वालों की मार्केट वैल्यू है, ठीक है। तो और नीचे में इक्विटी की बुक वैल्यू ले ली हमने 500, बचा कितना, वैल्यू कितनी ऐड करी, 150 की। कहाँ ऐड करी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर में। बुक्स के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि इक्विटी का 500 लाख रुपए बनता है, पर जब आपने मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस देखी होगी तो आपको पता चला कि 650 लाख रुपीज़ है टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। सो मार्केट में अगर वैल्यू 650 है, बुक्स में 500 है, तो मार्केट में कितनी ज़्यादा है, 150। दैट इज़ मार्केट वैल्यू एडेड। अब आप अगर उसको पूरे फर्म के एंगल से देखते तो यहाँ पे पूरा 900 लेते, यहाँ आप 750 लेते तो भी आंसर 150 ही आता, पर ये बन जाता फिर पूरे फर्म के हिसाब से। अब ये बात अलग है कि यहाँ जो 250 का डेट है उसकी बुक और मार्केट वैल्यू सेम ही मान रहे हैं हम, क्योंकि कोई मार्केट में ये ट्रेडेड है ये बताया गया नहीं है। दैट इज़ गोइंग टू डीप इन टू इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ये लो, चलो, मैंने तो ये ऑल्टरनेटिव देखा ही नहीं, आ गई मार्केट वैल्यू एडेड। अब ये फर्म के एंगल से है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि सर आंसर सेम ही आएगा हमेशा। अगर क्वेश्चन में डेट को ट्रेडेड दिखाया होता कहीं पे भी कि भैया बुक्स में 250 है लेकिन रियल में 300 है, तो फिर चेंज आता। यानी कि फिर इसमें ऐसा रहता कि 600 का इक्विटी और 300 का डेट होता, हम तब ये बोलते। खैर क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखो। इसमें आएगा मज़ा। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 16 पे थोड़ा सा ध्यान देंगे अब। कंप्यूट ईवीए ऑफ ए लिमिटेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको एक साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दी हुई है, निकालना वापस वही है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। पर इस क्वेश्चन में आप एक छोटी सी एंट्री या एडजस्टमेंट सीखोगे, काफ़ी काम की। रेवेन्यू डायरेक्ट कॉस्ट सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस SGA, तो EBIT आ गया, इंटरेस्ट माइनस करा तो EBT, टैक्स माइनस करा तो EAT, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके 1000 के, यानी कि फिक्स्ड असेट्स। करंट असेट्स टोटल 1300। इक्विटी प्लस रिजर्व्स, ये इक्विटी वालों का पैसा हो गया 800। नॉन करंट बोरोविंग, नॉन करंट को आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग भी बोल सकते हो, ठीक है, 100 का, तो ये भी कैपिटल में आएगा आपके। जी सर, 700, 100 और 100 यानी 900 हो गया। करंट लाइबिलिटीज आपको यहाँ दी है। अब अज्यूम करो कि बैड डेब्ट्स का प्रोविजन करा गया था 20 लाख रुपए का, और वो इसमें इंक्लूडेड है SGA में, यहाँ पे 200 में। अब आपने इसका क्या एडजस्टमेंट करना है। एंड द सेम अमाउंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल इन करंट असेट। करंट असेट्स, ये जो दिख रहे करंट असेट्स 300 के, इसमें से भी कम कर दिया गया था, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट देखो, बाकी की बाद में कहानी समझेंगे। इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा। सबसे पहली बात तो इसको कंसिडर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ प्रोविजन के नेचर का है। तो हमको लगा कि हमारा नुकसान हो सकता है, हमारे डेटर्स हमें शायद 20 लाख रुपए तक का पेमेंट ना दे टोटल मिला के, तो हमने प्रोविजन कर दिया, अपने मन से खर्चा मान लिया। एक्चुअल में कैश आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं था, नॉन कैश एक्सपेंस हो गया सर ये आपका डायरेक्टली, ठीक है। और ये खर्चा सही में है भी कि नहीं अभी तो पता नहीं है ना। बैड डेब्ट्स का ये सिर्फ एक प्रोविजन था, तो ये एक्चुअल में नहीं लेना चाहिए था। अब नहीं लेने की तो एंट्री क्या होगी। एंट्री बहुत सिंपल है सर, करंट असेट्स में माइनस हो चुका था, आप उसे ऐड बैक कर दोगे तो ये 320 लाख हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। पर अगर आप वहाँ पे 320 कर दोगे तो बैलेंस शीट तो मैच नहीं करेगी ना, नीचे में भी कहीं पे इम्पैक्ट आया होगा उसका, देखते हैं, थोड़ी देर होल्ड करो। अब यहाँ आ जाओ, आपने क्या करना है सर, क्या आप SGA में से बैड डेब्ट्स प्रोविजन का 20 लाख रुपए हटाओगे? क्या आपने ऐसा करना चाहिए, आप मुझे पहले बताओ। 200 की जगह 180 ले लो, क्योंकि ये तो खर्चा है ना। यहाँ तो आपने ऐड करा होगा बैड डेब्ट्स का, यहाँ ऐड करा, और जो क्रेडिट वाला आइटम था प्रोविजन, ये वो यहाँ से माइनस करा था, ठीक है। तो क्या उसे 180 लेना चाहिए? जैसे ही आप उसको 180 लोगे, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा 20 से। क्या ऐसा करना चाहिए? मेरा कहना है कि नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? अब मैं उसमें सॉल्व भी करके दिखाता हूँ।
1000 माइनस 390 माइनस 180 करोगे तो ये आता है 430 का EBIT। अब 430 के EBIT में से टैक्स माइनस करोगे आप। टैक्स का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 30% का, ठीक है, दिख रहे हो 30%। सो अगर आप 1 माइनस 0.30 करते हो तो वो हो गया 301 का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि है गलत। सर गलत है तो सिखा क्यों रहे हो? अब सही सिखाने के लिए कभी कभी गलत भी बताना पड़ता है। तो आपने क्या करा पता है? आपने पूरा 20 लाख रुपए खर्चे में से माइनस कर दिया। जैसे ही आपने यहाँ से माइनस करा, आपने उसका जो टैक्स का सेविंग था वो भी हटा दिया, जबकि टैक्स की सेविंग तो होगी, रियल में होगी, अलाउड है वो खर्चा, पर नॉन कैश है। तो टैक्स की तो सेविंग लेनी चाहिए थी सर, आपने तो यहां से सेविंग्स भी हटा दी। टैक्स की सेविंग लेने का मतलब क्या है पता है? कि वो खर्चा आप EBIT में से माइनस, मतलब इसमें से मत हटाओ, आप ऐड बैक करो, जैसे डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट करते हो। डेप्रीशिएशन भी टैक्स सेविंग लेने के बाद डेप्रीशिएशन ऐड बैक करते हो ना, वैसे ही प्रोविजन पे भी टैक्स सेविंग लेने के बाद प्रोविजन को ऐड बैक करो। कैसे सर? आप एक काम करो, सीधा सीधा EBIT ले लो 410 का 410 का EBIT लिया, उसमें से आप टैक्स माइनस कर दो 1 माइनस 0.30, तो वो आता है 287 का। बराबर लिखा है क्या? ठीक है, 287 का आ गया। अब इसमें क्या करोगे आप? इसमें आप ऐड बैक कर दोगे जो नॉन कैश आइटम था आपका, बैड डेब्ट्स का प्रोविजन 20 लाख का। सो 287 प्लस 20 307। बढ़ाना था ना प्रॉफिट, आपने देखो यहाँ पे 410 से 430 यहीं पे बढ़ा दिया था, तो टैक्स आपका ज़्यादा गया यहाँ पे। आपको सिर्फ बिना टैक्स का, यानी टैक्स के सेविंग लेने के बाद ऐड बैक करना है। डेप्रिसिएशन भी आप ऐसे करते हो, देखो 307 आया है ना। अब ये वाला किस्सा गलत है 301 का, और ये 307 का सही है। क्या डिफरेंस है? 6 लाख का डिफरेंस है। किस पे सर? 20 लाख पे 30% का ही तो डिफरेंस है, 6 लाख का। आप ये बताओ टैक्स की सेविंग कहाँ है? जहां टैक्स की सेविंग है वहां पे प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, ये रहा 307 लाख। तो ये 20 लाख ऐसे ऐड करने हैं सर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ये बोलना है कि यार 200 में से हटा दो उसको, 200 में से हटा दोगे तो टैक्स की सेविंग नहीं ले पाओगे। तो क्वेश्चन ने यही करा, ध्यान देना सर। 410 में से 30% टैक्स हटाया, आपका जो भी अमाउंट आया यहाँ पे वो उसको कहा जाएगा 287, उसमें 20 ऐड करा तो 307 लाख रुपए, लाख या करोड़ जो भी होगा आ गया। ये प्रॉपर तरीका हो गया। अब एक और चीज़ समझो। अब बात करते हैं आपका, ये तो नो पैट आ गया, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला क्या बोलता है? EVA इज इक्वल टू नो पैट माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब WACC भी निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, नो पैट निकाल लिया 307 का। अब हम एक काम करते हैं, WACC निकाल लेते हैं। WACC के लिए आप क्या करोगे? ये आपको प्री टैक्स दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ डेट 12% का, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है 8.45 का। तो ये WACC आपकी यहाँ आ जाएगी। ये पीछे भी दिया हुआ है, वही ले लेते। देखो आपका 8.45%, चलो मैं लिख लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट 1 माइनस टैक्स इंटू वेट ऑफ डेट। मानते हो? अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गई आपकी 8.45 की। बात आती है वेट ऑफ इक्विटी के। वेट आपने नॉर्मल बुक वैल्यू वाले ले लिए, जो होने चाहिए 700 प्लस 100 प्लस 100, 700 और 100 800, और एक ये हो गया 900। तो आपने यहाँ पे जो लिया वो सिंपल सर, 800 की इक्विटी है 900 में और 100 का डेट है 900 में, वो वेट आपने ले लिया। 8.44% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल आ गया, जिसे आप टोटल कैपिटल पे लगा सकते हैं। पर अब बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड की, और यहाँ पे कुछ डिस्कशन करेंगे सर। ये जो पार्ट है आप नोटिस करना, जो 20 लाख रुपए आपने यहाँ नहीं लेने चाहिए थे, जो ऐड बैक कर रहे हो, उससे आपका प्रॉफिट जो है वो 20 लाख रुपए से बढ़ गया। मानते हो? अगर वो प्रॉफिट बढ़ता तो आपको नहीं लगता ये 280 भी 20 लाख से बढ़ता 300 हो जाता?
टैक्स की सेविंग लेने के बाद में। और ये प्रॉफिट जाता कहाँ है सर? ईएटी का। ये प्रॉफिट रिजर्व्स में जाता है, तो रिजर्व्स भी तो 20 लाख से बढ़ने चाहिए थे, तभी जाके तो बैलेंस शीट मैच करेगी। आप नोटिस करो दूसरे साइड में, अगर आपने करंट असेट में 20 लाख बढ़ाए तो उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? रिजर्व्स में, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया है तो आप 20 लाख रुपए और बढ़ा दो प्रॉफिट में। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इक्विटी का पैसा 820 लाख लोगे और इसको 100 लोगे तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड 920 लाख रुपए होगा। ठीक है, तो आपने क्या करा? 920 लाख रुपए ले लिया और उस पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा दिया, तो हमारी रिक्वायर्ड आ गई कि 77.65 लाख रुपीस डिमांड किया जा रहा है। रिक्वायर्ड है या उम्मीद लगाई जा रही है कि इतना कमा के दो। अब आपका डाउट यहाँ पे आएगा सर कि अगर 920 लाख रुपए यहाँ पे लिया है इन्वेस्टेड कैपिटल, तो WACC में वेट निकालने के लिए आपने वो क्यों नहीं लिया? तो ये डिबेटेबल वाला पार्ट है। मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, कोई गलत नहीं है 920 लेना भी टोटल में और इक्विटी का 820 लेना भी। अगर आप यहाँ पे 920 कंसिडर कर रहे हो तो वेट भी अकॉर्डिंगली निकालो, बेस सेम रहेगा, तो गलत नहीं है। पर ये डिबेटेबल वाला पार्ट है और इंस्टीट्यूट ने मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही करा है कि WACC तो नॉर्मल तरीके से निकाला बिना बैड डेब्ट्स के प्रोविजन ऐड करे, और कैपिटल चार्ज में आपका इन्वेस्टेड कैपिटल में वो ऐड करा है। तो दो अलग अलग ट्रीटमेंट है। मार्क्स के लिए ऐसा ही करो जब तक इंस्टीट्यूट नहीं देती। सिंपल रखो कहानी को, ज़्यादा डिफिकल्ट करना ही नहीं। लॉजिक है तो है क्या, उसको लॉजिक को कैसे बदलोगे? ठीक है सर, तो इतना आपको समझ में आया। आपका EVA इज़ नथिंग बट नो पैट माइनस कैपिटल चार्ज। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 307 आ गया था, जो कि आया था 287 में वापस 20 लाख का बैड डेब्ट्स प्रोविजन ऐड बैक करके, है ना। इसमें हमने ये भी सीखा कि हमने पहले क्यों नहीं माइनस करना चाहिए था, क्योंकि उस पर टैक्स की सेविंग नहीं ले पाते। चलो ठीक है। और कैपिटल चार्ज में आपने 920 लेना है, तो 20 लाख इधर भी ऐड करा प्रॉफिट में, 20 लाख इन्वेस्टमेंट में भी हमने ऐड करा। बराबर हो गया? कोई डाउट है तो ज़रूर पूछना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। STR, इसमें भी हमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए EVA पे, पर वेराइटी आपको हर जगह दिख रही है। यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत कुछ सीखेंगे। STR लिमिटेड की करंट फाइनेंशियल ईयर की इनकम है स्टेटमेंट, रिपोर्टेड इट्स नेट इनकम आफ्टर टैक्स इज 50 करोड़। देखो ये जो है ये PAT है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, डेट का रेट 11%, 80 करोड़ इक्विटी, और इन दोनों का टोटल लगाओगे तो इन्वेस्टेड कैपिटल 330 का आएगा। फॉलोइंग डेटा इज गिवन। असेट बीटा आपको दिया हुआ है, यानी कि यह है अनलीवर्ड बीटा। ध्यान देना सर। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, ये मार्केट रेट ऑफ रिटर्न नहीं, ये प्रीमियम है, यहाँ गलती मत कर देना। RM माइनस RF ऑलरेडी निकाल के दिया है 9% का, तो उसको मार्केट रेट लेने की गलती मत कर देना, प्रीमियम वर्ड लिखा है। अप्लीकेबल टैक्स रेट आपको 30% दिया है। बताओ अब क्या बताना है आपको। आपने जो EVA निकालना है उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। EBIT 1 माइनस टैक्स माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू WACC। कैपिटल इन्वेस्टेड में यहाँ पे कोई लोचा नहीं है, 330 करोड़ बहुत सिंपल है। अब बात आती है EBIT की, तो आपने EBIT कैसे निकालते हैं ये देखो। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो EBT आता है, उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो EAT यानी कि PAT आता है। अब ये हमें 50 का दिया हुआ है और टैक्स का रेट आप देख रहे हो 30% है, यानी कि 50 को अगर 70% से डिवाइड करूँगा तो आपका आ जाएगा EBT 71.43, 2 डेसिमल में, ठीक है। और उसमें आपको करना कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऐड करना है 11% 80 करोड़ पे 8.88 ऐड कर दो 71.43 में 8.8, तो ये आ गया 80.23। बस आंसर देखने दो कि कहीं इंस्टीट्यूट ने ज़्यादा डेसिमल तो नहीं ले लिया। ये रहा 71.4286। अब उन्होंने करोड़ को लैक्स में कर दिया अपने मन से, उसमें इंटरेस्ट ऐड करा तो ये हो गया 80.2286। अब हमने 80.23 लिखा है, हम भी उसको 2286 कर देते हैं फिलहाल के लिए। एग्ज़ाम में क्या करना सर, 2 डेसिमल लेके चलो, कोई गलत बात नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत होगा। जब नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप 2 डेसिमल ले के चल सकते हो। अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, मैं पूरी तरह से गलत हूँ। कैसे? मैंने एक लाइन नहीं पढ़ी सर क्वेश्चन में, लास्ट में दिया हुआ था एस्टिमेट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इन रुपीज लैक्स। जब क्वेश्चन ने दे दिया लैक्स में, तो हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि करोड़ में ही काम करना है। तो सर बिल्कुल इंस्टीट्यूट ने जो करा वो सही करा, 50 करोड़ को लैक्स में कन्वर्ट करके, है ना। चलो ठीक है, तो लैक्स में कन्वर्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आ गया है, EBIT आ गया आपका 8022.86 लैक्स। अब आप ये 330 करोड़ है ना, तो 330 करोड़ में 2 ज़ीरो और जोड़ दो, और 8022.86 लैक्स 1 माइनस 0.30 कर दो, तो ये आपका नो पैट आ जाएगा। अब बचा क्या है सर? सिर्फ WACC। WACC के लिए आपको वापस से कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, 1 माइनस टैक्स, वेट ऑफ डेट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेट 11% दिया हुआ है, टैक्स रेट 0.30, और वेट ऑफ डेट कितना लोगे सर? 80/330। यहाँ पे भी लोगे 250/330 वेट ऑफ इक्विटी। अब बात आती है सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आपका फॉर्मूला बनता है सर रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा गेयर्ड इन ब्रैकेट मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। आपको ये प्रीमियम तो पूरा दिया हुआ है 9%, 8.5% का रिस्क फ्री रेट भी दिया हुआ है, गेयर्ड बीटा नहीं पता आपको। अब आप कैसे बोल रहे हो सर यहाँ कैसे पता लगा आपको कि गेयर्ड बीटा अनगेयर्ड बीटा लेना है? यहाँ क्लियरली उन्होंने बोला असेट बीटा है, इसका मतलब ये प्योरली इक्विटी से जनरेट किया हुआ बीटा है, जबकि हमारे कंपनी में तो डेट भी दिख रहा है। तो हमें गेयर्ड अनगेयर्ड का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके इस अनलिवर्ड या अनगेयर्ड बीटा को गेयर्ड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, क्या फॉर्मूला है सर? गेयर्ड बीटा इज इक्वल टू अनगेयर्ड बीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो 1 माइनस टैक्स। ठीक है, अनगेयर्ड बीटा ये रहा 1.11, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो, आपका डेट कितना है? 80 बाय, आप क्या करोगे? सिंपल सिंपल लिखो ना, जो डेट है वो डेट है, डेट इक्विटी 250, टैक्स कितना? 1 माइनस 0.3। इसे करते हैं हम सॉल्व। 80/250 इंटू 0.70 प्लस 1 इंटू 1.11, दैट कम्स टू 1.3586। ये आ गया आपका गेयर्ड बीटा। अब आप इस गेयर्ड बीटा को रखोगे यहाँ पे 1.3586 इंटू 9, इससे क्या आ जाएगा सर आपका? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20.7273 भी ले लो। आया क्या? ये रहा 20.74, इन्होंने राउंड ऑफ करा यहाँ पे तो वो 20.74 आया, यही 20.74 यहाँ ले लो। और वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई किया प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई किया, ये रहा 17.58 आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, जो 330 पे आप निकाल के ये पता लगाओगे कि इन्वेस्टर्स कंपनी से कितनी डिमांड कर रहे हैं और कितना मिल रहा है, ये तो यहाँ पता लगेगा 8022.86 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.3। आ जाओ, ये रहा। ये था आपका EBIT, जिसमें से आपने टैक्स हटाया तो पता लगा कि कंपनी ने इन्वेस्टर्स को 5,616 लाख कमा के दिए, पर इन्वेस्टर ने एक्सपेक्ट किया था सिर्फ 17.58%, 330 करोड़ पे। तो वो आता है लैक्स में 5801.40, यानी कि आपकी जो EV है वो निगेटिव आ रही है, क्योंकि हमने उम्मीद लगाई थी कि 5,801.40 लैक्स कमा के दे, पर उन्होंने कमाया सिर्फ 5,616 लाख, यानी कि 185.40 से हमारी उम्मीद से नीचे कमाया। दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड तो नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू रिड्यूस्ड ज़रूर हो गई, निगेटिव में है। तो निगेटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अच्छी बात नहीं होती, इससे मार्केट में प्राइसेस गिरती है, क्योंकि ये इंडिकेशन जाता है कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही। आई बात समझ में? इसमें क्या नया है भाई?
ये क्वेश्चन आप ले लो, इसमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा उल्टा है कैलकुलेशन, ठीक है ये करते हैं, आ जाओ। देखो फ्रेग्रेंस लिमिटेड ने क्या रिपोर्ट करा, ये देखो दिसंबर 21 में 4 मार्क्स के लिए उल्टे तरीके से पूछा गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जब आदत हो जाती है ना आपको एक सीधा 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 चलने की, तो एकदम से क्वेश्चन उल्टा आ जाता है, तो दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ता है। अब उन्होंने क्या बोला, देखो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है टू कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आप लिख लो वो समझ में आएगा। नो पैट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड क्या दिया उन्होंने, एज, जैसे ही एज लिखा तो मैंने इक्वल्स का साइन डाल दिया, इज नथिंग बट 2.5% प्लस WACC, यानी कि 2.5 प्लस WACC, और वो परसेंट लिखा है तो हमने परसेंट में लेना है। ये उन्होंने बोल दिया कि ये है रेशो, तो अब आप नो पैट निकाल सकते हो कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड को उधर भेज दो। सो नो पैट इज इक्वल टू 2.5 प्लस WACC परसेंट में इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ये हो गया हमारा नो पैट। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड उन्होंने बोला 4 करोड़ की है, तो अब आपको कैलकुलेट करके देना है कि कैपिटल कितना एम्प्लॉय किया और नो पैट कितना है अगर WACC 10% होता। चलो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड पे फोकस करते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला नो पैट माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। आप एक काम करो, जो नो पैट आपने निकाला वो यहाँ पे रख दो, तो जैसे ही हम रखेंगे 2.5% प्लस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देखो WACC प्लस 2.5%, परसेंट में था तो डेसिमल में लिख लिया 0.025 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये इतना पोर्शन जो मैंने अंडरलाइन करा ये और कुछ नहीं सर, नो पैट है आपका। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये WACC और ये WACC तो ऐसे ही कट गया। कट गया नहीं कट गया, कटता है, क्यों नहीं कटेगा, मतलब आप देखो ये है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू WACC, वो भी है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू WACC, तो इसकी जो अगली स्टेप रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 0.025 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे ये दोनों कट गए ना सर, बचा क्या 0.025 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, और प्लस लिखा था सॉरी, तो ये प्लस आ गया। तो अब आपको क्या करना है, 4 करोड़ इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 0.025। अब 0.025 इधर ले जाओ तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 160 करोड़। अब 160 करोड़ रुपए का कैपिटल आपने एम्प्लॉय करा है और उन्होंने बोल दिया कि भैया 10% है आपका WACC, तो आपकी उम्मीद इस पर कितनी हुई, सिर्फ 10% की, यानी कि 16 करोड़ आप डिमांड कर रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंपनी आपको कमा के दे, और आपका EVA 4 करोड़ का पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि कंपनी ने 4 करोड़ ज़्यादा कमा के दिया आपकी एक्सपेक्टेशन से। उल्टा सोच के देखो, ये फॉर्मूला छोड़ दो यहाँ पे, कंपनी आपको 16 करोड़ रुपए कमा के दे ऐसा आप इन्वेस्टर्स बोल रहे हो, और EVA पॉजिटिव है, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कमाया कंपनी ने, तो 16 प्लस 4 20 करोड़ कमाया होगा, तभी तो 4 आया ना, ये रहा 20, कहानी खत्म। लॉजिकली भी निकालोगे तो थोड़ा फॉर्मूले में आंसर डालना और समझना और गलती कम करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो सर, देखो XY लिमिटेड एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हैज़ हायर्ड यू एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम ले लो XY, ठीक है, सीमेंट बनाती है, आपको एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट उन्होंने रखा। द सीमेंट इंडस्ट्री हैज़ बीन वेरी स्टेबल फॉर सम टाइम एंड द सीमेंट कंपनीज, दूसरी सीमेंट कंपनी देखो, हाँ SK और AS लिमिटेड, ये सिमिलर है, इसे कहते हैं सर प्योर प्ले फर्म्स इन साइज एंड हैव सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम प्योर प्ले फर्म्स बोल सकते हैं, ठीक है। यूज करो कंपेरेबल मेथड टू वैल्यू द इक्विटी ऑफ XY लिमिटेड। सर ये क्या नई मेथड आ गई है, कुछ नया आया है क्या? नहीं सर, कंपेरेबल का मतलब है कि भाई आप SK लिमिटेड और AS लिमिटेड को जो रेशियोज लगते हैं उन्हीं रेशियोज को उठा के अपनी कंपनी की वैल्यूज पे लगा दो, फिगर्स पे, और अपनी कंपनी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इन परफॉर्मिंग एनालिसिस यूज द फॉलोइंग रेशियो, मार्केट टू बुक वैल्यू, ध्यान देना सर,
आपको टेबल में क्या दिया है पहले तो ये देखो, एसके लिमिटेड का डेटा दिया है, उसकी मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सेल्स और नेट इनकम। एएस लिमिटेड का भी आपको दिया हुआ है, और ये दोनों कंपनी आपकी नहीं है। आप जो इस कंपनी में बात कर रहे हो वो है एक्स वाई लिमिटेड, ठीक है। तो अब करना क्या है सर? देखो, उन्होंने बोला कि आप ये रेशोज निकाल लो पहले। किसके? ये रेशोज एसके के निकालने हैं कि एएस के निकालने हैं? नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो दोनों के निकालो और एवरेज आउट कर दो। जब नहीं दिया तो यही करेंगे, किसी एक का दिया रहता तो एक का निकालते। अब दोनों के रेशोज आ रहे हैं तो बाद में झगड़ेंगे ना कि कौन सा रेशोज लगाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, रेशो निकालते हैं, मार्केट टू बुक वैल्यू। अब आप एसके में देखोगे तो मार्केट वैल्यू 450, बुक वैल्यू 400। कैसा लिखोगे? 450/400 कुछ वैल्यू आएगी 1.125। ये हो गई एसके की। अब एएस की निकालो, 400/300, 1.33। ऐसे कर करके आपने चारों रेशियोज निकालने हैं, मार्केट टू रिप्लेसमेंट, मार्केट टू सेल्स और मार्केट टू नेट इनकम। यानी कि ये जो दो वैल्यूज है ये हमेशा न्यूमरेटर में रहेगी। मार्केट टू बुक, देखो, मार्केट टू बुक, मार्केट टू रिप्लेसमेंट, मार्केट टू सेल्स और मार्केट टू नेट इनकम। 450 और 400 सबसे न्यूमरेटर में रहेगी, खाली डिनोमिनेटर बदलता जाएगा। आपके ऐसे चार रेशियोज आ जाएंगे, बुक वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सेल्स और नेट इनकम के। उसके बाद इन रेशियोज का क्या करेंगे सर? क्योंकि दो रेशियोज आ रहे हैं, एक आता तो बात सिंपल हो जाती, पर दो रेशियोज आ रहे हैं तो दोनों का एवरेज करके एक और रेशियो निकाल लो जिसे हम एवरेज कहेंगे। अब देखो, एसके लिमिटेड, एएस लिमिटेड, 450, 450, 450, 450 है ना, न्यूमरेटर में सेम मार्केट वैल्यू। नीचे में बदलता गया तो वो है सिर्फ बुक वैल्यू, रिप्लेसमेंट, सेल्स और नेट इनकम। ऐसे दोनों के रेशियोज निकाल लिए, ये आ गया 1.125 और 1.333। अब आपने उसके बाद उस साइड में उसका एवरेज भी निकाल लिया। कैसे सर? 1.125 प्लस 1.333 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल एवरेज निकाल लिया। ऐसे ही चारों का निकाल लिया तो ये बन गया इंडस्ट्री एवरेज रेशो। दो कंपनीज मिला के आया है तो इंडस्ट्री हो गई, एवरेज है, रेशो है। सर आपको कैसे पता, हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि एवरेज करना है? आप और क्या कर सकते हो बेस्ट ये बताओ। अगर सीधा सीधा सिंपल तरीके से जाएंगे, चॉप शॉप अप्रोच देखी थी, वहां पे भी एवरेज करा था हमने। और एक और आपने मेथड देखी थी जहां पे नेट असेट वैल्यू निकालनी थी, तो एक को वेट दिया था 1 का, एक को वेट दिया था 3 का। वहां तो स्पेसिफिकली मेंशन था अगर वेटेड एवरेज लेना है तो वेट्स दिए हुए होने चाहिए, अदरवाइज सिंपल एवरेज लेंगे, सिंपल। आपने ये रेशोज ले लिया, अब आप इन्हीं रेशोज को यूज करो और हर एक के बेसिस पे वैल्यू निकालो एक्स वाई लिमिटेड की। ये देखो, अब आपने क्या करा, एक्स वाई लिमिटेड की यही बुक वैल्यू, रिप्लेसमेंट, सेल्स और नेट इनकम ली, उसके बाजू में रेशो लिख दिया। अब वो रेशो कैसा है? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू इज इक्वल टू 1.2290। तो इससे निकल के क्या आएगा? आप इस फॉर्मूले में बुक वैल्यू रखो अब एक्स वाई की 250, यानी कि 250 इंटू, ये मल्टीप्लाई होगा ना 1.2290 से, जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हर बार मल्टीप्लाई ही होता है, ये रूल मत बना लेना। आप सबसे पहले देखो कि निकाला क्या है सर, मार्केट टू बुक वैल्यू निकाला है ना। अगला क्वेश्चन आपको आ सकता है बुक वैल्यू टू मार्केट, ऐसे में डिवाइड करना पड़ जाएगा। सो आपने मल्टीप्लाई करा और हर एक के बेसिस पे कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाली। अलग अलग आई ना, चार अलग अलग मार्केट वैल्यू आ रही है। बुक वैल्यू के बेसिस पे मार्केट वैल्यू कितनी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे बेसिस पे मार्केट वैल्यू कितनी, सेल्स के बेसिस पे मार्केट वैल्यू कितनी, सेल्स को उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करा तब जाके मार्केट वैल्यू निकली। चार मार्केट वैल्यू आ गई, क्या करोगे? चारों को फिर से एवरेज कर दो। ये और कुछ नहीं, एवरेज है सर चारों का। तो करा क्या? क्वेश्चन बोला जो क्वेश्चन बोला। क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन ने ये बोला कि आपको कंपेरेबल मेथड निकालनी है इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए, कंपेरेबल मेथड का इस्तेमाल करना है। हमने इक्विटी की वैल्यू निकाली एवरेज आउट करके। आया समझ में? इसी को बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड। ऑल्सो रिलेटिव वैल्यूएशन भी इसी को कहते हैं। अरे ये क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया 19।
सो ये था सर आपका बिजनेस वैल्यूएशन का एंटायर चैप्टर। इसमें एक दो क्वेश्चन और है जो बहुत ज़्यादा लेंदी है, जिसके आने के चांसेस ना के बराबर है, और जो खुद फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी के बेसिस पे है, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए कॉन्सेप्ट्स में पिछले क्वेश्चंस में। तो इसी के साथ आपका कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का चैप्टर होता है ख़त्म। अगला चैप्टर है मर्जर्स एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का। सर बिजनेस वैल्यूएशन वाला जो चैप्टर है आपका लाने में मैंने काफ़ी देरी कर दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट, बिकॉज आप समझ रहे हो कि कंटिन्यूस बेसिस पे सुबह से रात तक आप लगे रहते हो। 12-13 चैप्टर होने के बाद में ना आपकी जान निकल के आ गई है। अभी भी रिसेंट में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया तो दो प्यार की बातें और एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने वाली बातें मैं कर सकता हूँ। ये मैं लेके आता हूँ, मैंने आपको बीच में बताया था किसी रिवीजन वीडियो में कि ये मैं गर्म पानी घर से लेके आता हूँ। अभी इतनी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि गला ऑलमोस्ट बैठने पर आ गया, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे और डिले करके आ रहा है आपको लेक्चर्स, क्योंकि ये लेते रहता हूँ। अब मेरे पास में कभी कप होता है तो कप में नीचे स्टाफ से मंगा लेता हूँ। अभी कुछ नहीं था तो ये डब्बा सा था छोटा सा, उसमें गर्म पानी डालो, गर्म पानी पीते रहो दिन भर, आपका बॉडी भी ठीक रहेगी और गला भी ठीक रहेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है एक फ़ैकल्टी के लिए, जब इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो सबसे पहले तो नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपके चेहरे पे वो मुस्कान रहेगी, आपके चेहरे पे वो पॉजिटिविटी रहेगी, तो बच्चे भी क्लास देख पाएंगे। अदरवाइज़ मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, चलो ठीक है बच्चों ले लो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये होता है, ऐसे पढ़ाऊँगा तो मैं आप तक निगेटिव एनर्जी फैला रहा हूँ, और निगेटिव एनर्जी फैलाने का नुकसान मुझे भी होगा, आपको भी होगा। तो आप तो लेक्चर देखना बंद कर दोगे, मुझे ये होगा कि व्यूज़ आना बंद हो जाएंगे, लोगों के रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएंगे, क्लासेस बिकना बंद हो जाएगी, और रोटी कपड़ा मकान पे बात आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या था, बहुत लेंथी हो गया। तो मैं था ये बोल रहा कि नींद पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आपका गला, सर इतना बोलने के बाद में गला बैठने लग जाता है, और गलती से घर पे जाके जब आपके दिमाग नहीं चल रहा है, आपने फ्रिज में से उठा के पानी पी लिया, यानी कि ठंडा पानी पी लिया, तो गला बैठने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब क्या, तो बड़ी दिक्कतें वाली बात है। ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का चैप्टर कब आएगा ये तो नहीं बता सकता, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे ला रहा हूँ सर, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। नहीं भी आया तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास में टाइम कम होगा तो गो अहेड एंड आप फास्ट ट्रैक के लेक्चर्स देख लो। फास्ट ट्रैक के लेक्चर्स ज़्यादा ड्यूरेशन के है नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ, और वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। कितने 4 लेक्चर आपको देखने हैं, खाली 4 लेक्चर है मर्जर्स एक्विजिशन पे, ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करें हैं, और टोटल घंटे हैं 8 घंटे मर्जर्स एंड एक्विजिशन ख़त्म सर। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करना है तो प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें आपकी। तो 8 घंटे अगर आप निकाल सकते हो अभी, 8 घंटे भी कैसा, 8 घंटे तो नॉर्मल स्पीड में है, अगर आप उसको 1.5 में देखोगे तो आपका 6 घंटे में मर्जर्स एंड एक्विजिशन ख़त्म हो जाएगा। गो अहेड एंड वॉच दैट लेक्चर्स, आपके ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे इससे तो उसमें। ठीक है सर, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में कभी और सही। आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जब व्यूज़ बढ़ते हैं, लोगों से बातें होती है और अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा, तो मोटिवेशन मिलता है कि और कुछ ना कुछ करते जाओ। बाय बाय।